हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 11 और ये लास्ट लेक्चर है। बहुत दिनों से बच्चों को था सर इसका आखिरी लेक्चर कब होगा। बेटा जनरल फार्माकोलॉजी थी तो हर चीज यहां पढ़नी थी हमको, इसीलिए इसको 11 लेक्चर बने इसके, ठीक है ना। अब जनरल फार्माकोलॉजी के बाद ये मान के चलो तुम लोगों को आधे ज्यादा ज्ञान तो हो गया। अब इसके बाद बस दवाइयां रह जाएंगी, वो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा ये, इत्मीनान से बैठना, ठीक है ना, और कहीं भागना नहीं, क्योंकि ये समझ जाओगे तो तुम्हें आज दवाइयों का रियल, जैसे कहते हैं रियल नॉलेज हो जाएगी। अच्छा दवाइयां ऐसे काम करती हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से फैक्टर होता है, आखिर डॉक्टर की जरूरत क्यों है, आखिरकार मेडिकल की पढ़ाई की जरूरत क्यों है, ये फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये सारा ज्ञान किसी आम इंसान को नहीं हो सकता। एक जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनको ये ज्ञान नहीं होता है। काफी हद तक ज्ञान आप जब यहां सीख जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या कह रहा है ये कह रहा है ड्रग्स एक्सेप्ट दोज जीन बेस्ड। अगर जीन बेस्ड वालों की बात छोड़ दें, क्योंकि जो जीन जेनेटिक ड्रग होते हैं, जो जीन्स को ही चेंज कर देते हैं, वो पूरा एक्शन बदल देते हैं, क्योंकि जीन्स हमारे बॉडी के अंदर होने वाले सेलुलर एक्शन को डायरेक्शन देता है। तो कह रहा है एक्सेप्ट दोज जीन बेस्ड, जीन वालों को छोड़ दिया जाए। तो ड्रग है क्या, डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तुम बच्चा जानता ही नहीं है। ड्रग कुछ नया फंक्शन लेके नहीं आते बॉडी में to any system, organ or cell. They only alter the pace of ongoing activity. ड्रग कोई नई चीज नहीं करते हैं। जो पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी, पेस मतलब है गति, जो चीज चल रही है, जो रिएक्शन हो रहा है, या तो उसको धीमा कर देंगे या उसको तेज कर देंगे। अलग से कोई नया रिएक्शन नहीं करते। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। हमारी बॉडी में दर्द हो रहा है तो दर्द की वजह से कुछ केमिकल निकल रहे हैं जो सूजन पैदा कर रहे हैं। अगर उस केमिकल को निकलना कम कर दिया जाए तो दर्द कम हो जाएगा। तो रिएक्शन तो हमारी बॉडी में चल ही रही हैं, उन्हीं रिएक्शंस को क्या करना है, कम या ज्यादा, जैसी हमारी बॉडी की डिमांड है, जैसी डिजीज की डिमांड है। अच्छा, रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करते हैं, एंजाइम्स। सारे रिएक्शंस, बायोकैटलिस्ट कौन होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स रिएक्शंस को कम या तेज, कम तो नहीं करते हैं, तेज ही करते हैं बॉडी में ना, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो अब बात समझ में आ रही होगी, ड्रग्स ज्यादातर कहां काम करने वाली हैं, एंजाइम्स के ऊपर। उसके अलावा भी कुछ और चीजें होती हैं, वही पढ़ेंगे। एक मोटी मोटी बात दिमाग में आ गई कि क्या बात दिमाग में आ गई, ठीक है। रिएक्शन हो रही है, एक मेरे पास क्या था, रिएक्टेंट था, वो किसमें बदल गया, प्रोडक्ट में। यहां पर कौन होते हैं, हमारे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सबकी सब कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती हैं। और ये कैटलिस्ट क्या कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं, है ना। बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, कि बॉडी के अंदर की रिएक्शन को ये कम या तेज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तेज कर रहे हैं। तो ड्रग क्या, आप कोई सवाल कर देगा, बताओ भैया ड्रग बॉडी में क्या चेंज लेके आया। ड्रग कोई चेंज लेके नहीं आया। ड्रग ने हमारे अंदर हो रही पहले से ही जो रिएक्शन चल रही थी उसको कम किया होगा या तेज किया होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ द बेसिक टाइप ऑफ ड्रग एक्शंस कैन बी ब्रॉडली क्लासेस। एक्शन का अगर बात करें हम लोग तो या तो वो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मतलब स्टिमुलेशन, कोई चीज को बढ़ा देगा। इट रेफर टू सिलेक्टिव इनहैंसमेंट। सिलेक्टिव मतलब किसी खास चीज को बढ़ाएगा। अब इसी लेक्चर में आज हम ये समझ जाएंगे, जब सर दर्द की गोली खाते हैं तो वो सर का ही दर्द बंद करती है, बॉडी में कुछ और काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी, कि जो रिसेप्टर्स वहां लगे हुए हैं वही उस ड्रग को पकड़ते हैं, कोई और रिसेप्टर उसको नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव इनहैंसमेंट है, किसी खास चीज को ही इनहैंसमेंट मतलब बढ़ाएगा, ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जो खास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं बॉडी के, ठीक है ना, उनका जो क्या करेगा, उनकी एक्टिविटी को इनहैंस करेगा। तो हम लोग कहते हैं ड्रग ने क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है। जैसे कि एड्रेनलिन स्टिमुलेट हार्ट। एड्रेनलिन खाओगे अगर या बॉडी में आता है तो हार्ट को रफ्तार को बढ़ा देता है। नाउ डिप्रेशन, यहां पर क्या होगा, सिलेक्टिव डिमिन्यूशन। सिलेक्टिव डिमिन्यूशन या सिलेक्टिव डिक्रीज। डिमिन्यूशन में किसको दिक्कत हो, यहां लिख लेना डिक्रीज,
क्या लिख लोगे? सिलेक्टिव डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ खास सेल्स की एक्टिविटीज को डिक्रीज कर देगा, यानी कि उनके अंदर जो रिएक्शन चल रही होंगी उनको धीमा कर देगा। एग्जाम्पल क्या है? बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, डिप्रेस करते हैं सीएनएस, हमारा दिमाग काम करता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, दिमाग बड़ा तेज सोच रहा है, केमिकल प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को आकर के धीमा कर देते हैं। कौन? बार्बिट्यूरेट। क्विनिडीन डिप्रेस हार्ट बीट बहुत तेज है, घबराहट हो रही है, तो इसको डिप्रेस कम कर देंगे। ओमेप्राजोल डिप्रेस गैस्ट्रिक एसिड, पेट में क्या हो गया है? गैस्ट्रिक एसिड की प्रोसेस बहुत तेज हो गया, यानी कि एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा, तो ओमेप्राजोल आकर के उस रिएक्शन को धीमा करवा देगा। भाई एसिड ज्यादा मत बनवाओ, बॉडी को ज्यादा जरूरत नहीं है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं दवाइयां? कम कर रही, डेट इज डिप्रेस कर रही है, या तो रिएक्शन को बढ़ावा देंगे या डिप्रेस करेगा। अब एक चीज जानने वाली है, सर्टन ड्रग्स, कुछ निश्चित ड्रग ऐसी हैं जो स्टिमुलेट करती हैं वन टाइप ऑफ सेल को, किसी खास सेल को तो स्टिमुलेट कर देंगे, बट डिप्रेस द अदर, और उसी टाइम पे दूसरे सेल्स को, यानी कि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मान लो एक ऐसा है जो हार्ट को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है, एक ऐसा है जो सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, यानी कि हार्ट को तेज कर रहा है और सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, एक साथ दो काम कर रहा है। तो अब हम उसे स्टिमुलेंट कहें या डिप्रेशन वाली एक्टिविटी में माने, हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, हम ये इसको जज करने में दिक्कत आएगी। बट डिप्रेस द अदर, दूसरे को डिप्रेस कर रहा है। एग्जांपल एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल, जो हमारे इंटेस्टाइन आंतों की मसल्स होती है उनको एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट करता है। बट डिप्रेस ऐसे नोड इन हार्ट बीट को डिक्रीज करवा देगा। तो अब इसको हम किस कैटेगरी में रखें, स्टिमुलेशन में या डिप्रेशन? तो डिपेंड करेगा हम इसको, यहां पर हम लोग ये ड्रग दोनों तरह काम कर रहा है, तो हम किस काम के लिए इसको लेके आ रहे हैं, वहां से इसका डिसीजन आता है। Thus, most drugs cannot be simply classed as stimulant और depressant, इसीलिए ऐसी ड्रग्स को हम लोग क्लासिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेशन का वर्क कर रही हैं या डिप्रेशन का वर्क कर रही हैं। देन इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ाहट, वही चीज आ रही है। दिस इज नॉन सिलेक्टिव, यहां पे सिलेक्शन नहीं, कुछ भी इरिटेशन में क्या सिलेक्शन नहीं, नॉन सिलेक्टिव, वो दोनों सिलेक्टिव थे। ऑफन नॉक्सियस मतलब एक तरह से अजीब टाइप का, ठीक है। एंड इज पर्टिकुलरली अप्लाइड टू लेस स्पेशलाइज्ड सेल। लेस स्पेशलाइज्ड मतलब, अच्छा स्पेशलाइज्ड मतलब क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशलाइज्ड हार्ट एक खास ऑर्गन है तो उसके सेल्स, यहाँ पे कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं है। एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, एक साथ कई जगह काम कर सकता है ये, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन, बहुत ऐसी दवाई होती है, बहुत तेज इरिटेशन होती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, कोरोजन हो सकता है, ठीक है, नेक्रोसिस, डेथ हो सकती है सेल की, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। दिस में रिजल्ट इन द डिमिनिशन ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन। जो इरिटेशन वाला वर्क है अल्टीमेटली उसमें क्या कर रहा है? वो सेल को कहीं ना कहीं मार डाल रहा है, खत्म कर दे रहा है सेल को। जैसे कि अपना कहाँ होता है ये, ठीक है ना, अभी आगे आएगा, साइटोटॉक्सिक एक्शन है, ये इरिटेशन है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेल को थोड़ा सा इरिटेट कर देगा, ठीक है। मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, मेरे को आगे कोई पिन विन मार दे आकर के, ठीक है, तो मैं क्या इरिटेट हो जाऊंगा, अपना काम नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर। तो सेम वर्क यहां पर हो रहा है, ठीक है। देन है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है? एक की जगह दूसरा। दिस रेफर टू द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में तो कम है तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो वो नेचुरल है, बिल्कुल हमारी बॉडी के इंसुलिन के जैसा है, तो रिप्लेसमेंट हो गया। तो नेचुरल मेटाबोलाइट हार्मोन ले ले कोई हम लोग, या कोई कॉन्जीनर जन्मदाता इन डेफिशिएंसी स्टेट। देखो कंजीनर सी वर्ड आएगा कई बार, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। तो कह रहा है दिस इज रेफर टू द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट हार्मोन्स और देयर कंजीनर्स, यानी कि मेटाबोलाइट और हार्मोन्स को पैदा करने वाला, दैट इज कंजीनर, ठीक है ना। वर्ड आ सकता है किस में आ सकता है? 1 मार्क्स क्वेश्चन में, यानी 1 मार्क्स मतलब एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए ये वर्ड को मैंने यहां स्पेशली मेंशन किया हुआ है। या तो मेटाबोलाइट हो या हार्मोन हो या उसको पैदा करने वाला कोई हो इन डेफिशिएंसी स्टेट, अगर उसकी कमी हो गई है तो हम उसकी जगह पर नेचुरल वाला कोई बाहर से ले लेंगे। लिवोडोपा इन पार्किंसोनियन डिजीज में दिमाग में लिवोडोपा की कमी होती है तो बाहर से लेते हैं हम लोग इसको। इंसुलिन इन डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसको बाहर से ले लेते हैं। आयरन इन अनीमिया में आयरन की कमी होती है तो उसको हम बाहर से ले लेते हैं। तो रिप्लेस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। तो चौथा वर्ग आ गया रिप्लेस करने का। देन साइटोटॉक्सिक एक्शन, सिलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑन इन्वेडिंग पैरासाइट्स। इन्वेड मतलब हमला करने वाले, ऐसे पैरासाइट जिन्होंने अटैक कर दिया है, और कैंसर सेल, ठीक है, इनका साइटोटॉक्सिक एक्शन है। साइटोटॉक्सिक मतलब किल कर देने वाला, सेल को मार देंगे ये। अटेन्यूटिंग देम, अटेन्यूटिंग मतलब उनको स्थिर कर देंगे, रोक देंगे। विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट सेल, बिना होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए पैरासाइट के सेल को मार देंगे, कैंसर सेल को मार देंगे, ठीक है ना। फॉर क्योर ऑफ इन्फेक्शन एंड नियोप्लाज्म, एग्जाम्पल है पेंसिलिन और क्लोरोक्विन। देखो यहां पर क्या है बच्चों,
जो एग्जांपल दे रहा हूं याद है तो बहुत अच्छी बात। सबसे पहला काम है डेफिनेशन को याद करना, सबसे पहला काम है डेफिनेशन याद करना। तो ये इस 4 तरीके से ड्रग क्या करती है, काम कर सकती है, रिएक्शन को बढ़ा सकती है, रिएक्शन को घटा सकती है। अभी ये क्या हो गया, इसका हम लोगों ने ड्रग के एक्शन को ब्रॉडली क्लासिफाई कर लिया, एक्शन को, ठीक है ना। अभी हम उसको पढ़ेंगे आगे, क्या मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आखिरकार उसने ये किया कैसे, क्या किया, ये रहा, क्या किया उसने, या तो स्टिमुलेट किया या कम कर दिया या इरिटेट कर दिया या रिप्लेस कर दिया या साइड किल कर दिया। कैसे किया, अब ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना, क्या किया चलो अब कैसे किया। नाउ कैसे किया आओ देखते हैं। तो कैसे करने में इसके 2 मेजर चीजें हैं, कैसे करता है ये। पहला तरीका करने का अपने फिजिकल, जो उसका फिजिकल नेचर है, ठीक है, या उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी हेल्प लेकर के वो अपना काम करता है। जैसे कि हम यह बात करें तो कह रहा है ओनली अ हैंडफुल ऑफ ड्रग, हैंडफुल मतलब कुछ, हैंडफुल या यहां पे कर लें ओनली या सम ड्रग, इतना पूरा हटा देंगे, यहां क्या लिख लोगे, सम ड्रग। सम ड्रग्स एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, जो उस ड्रग का फिजिकल स्टेट है या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प ले लेगा। जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, लग्जेटिव, पॉटी हमारी टाइट आ रही है, कब्ज हो गई है, तो हम लोग क्या ईसब घुला ले लेते हैं। ईसब घुला क्या करता है, पानी को सोखता है, फूलता है और हमारी पॉटी को निकलने में आसानी देता है। तो ये उसका प्रॉपर्टी है मास। डाइमेथिकॉन पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम जेली जब हम होठों पे वैसलीन लगाते हैं, गाड़ी गाड़ी होती है, वो लग जाती है तो क्या होती है, होंठ को फटने नहीं देती, मुलायम कर देती है। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल के कैप्सूल आते हैं, सीधा खा लेते हैं, पूरी बॉडी में चारकोल जाता है, वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब करवा लेता है टॉक्सिन्स को या पॉइजन को। मैग्नीटॉल या मैग्नीशियम सल्फेट, ऑस्मोटिक एक्टिविटी है, ये बॉडी का ऑस्मोटिक को बैलेंस रखता है। एंटासिड जो हम लोग खाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ये खुद बेसिक है। एंटासिड ये खुद कैसे होते हैं, बेसिक, एसिड के साथ मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऊपर फिजिकल आ गई, ये केमिकल आ गई। पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है ना, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पड़ा होगा खूब सारा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी। चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट मतलब ये क्या करता है, किसी जो मेटल होते हैं, हैवी मेटल, जैसे EDT है, ये क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट, जैसे मान लो EDT है, ये इस तरीके से इसके ना, मैं बताऊं, इस तरीके से चारों तरफ से मेटल को घेर लेता है, पकड़ लेगा मेटल को, और ये 6 तरफ से पकड़ता है। EDT की जो जिक्र कर रहा हूं मैं, ये 6 तरीके से पकड़ता है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इसकी चिलेटिंग, इसकी प्रॉपर्टी है, ये केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसा कर पाता है ये। तो ये था इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो खुद उस ड्रग की है उसकी हेल्प से काम कर रहा है ये। इसने अभी तक कोई और सेल के अंदर जाकर के या किसी बायोमोलिक्यूल के साथ जाकर के कोई भी हरकत नहीं करी है, कोई किसी भी बायोमोलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं किया है ना। ये तो है नॉर्मल। मेजर पार्ट क्या होता है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ये है यहां से बच्चों अब तुम्हारा मेजर पार्ट यहां से आएगा क्वेश्चन का, IMP, ठीक है ना। मेजर पार्ट यहां से आने वाला है बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, यानी कि अब ड्रग जाकर के हमारी बॉडी में किसी बायोलॉजिकल पार्ट को क्या करेगी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी, रिएक्ट करवाएगी और फिर अपना काम करेगी। तो यहां पर क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद टारगेट बायोमोलिक्यूल, जनरली प्रोटीन। एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें इसको जाकर टारगेट करना है, उससे जाके मिलते हैं, ये किस तरीके से मिलते हैं वो सब पढ़ेंगे अभी। उसके बाद मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, भाई देखो ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गई है, तुम या तो रुक जाओ या बढ़ जाओ या ऐसा कर दो या वैसा कर दो, यानी घटना बढ़ना, वो 5 जो इफेक्ट्स है उनमें से कोई एक इफेक्ट लाके देना है तुमको। दिस मैकेनिज्म क्रिएट सिलेक्टिविटी टू द एक्शन ऑफ ड्रग। अब यहां पे इसकी वजह से, क्योंकि एक खास बायोमोलिक्यूल को जाके टारगेट कर रहा है, एक खास, वो भी जनरली क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसको ही जाके टारगेट कर रहा है, तो सिलेक्टिव काम करेगा, सिर्फ जिस काम के लिए ड्रग बना है वही काम करेगा, बॉडी में किसी और चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। प्रोटीन्स दैट आर टारगेट ऑफ ड्रग, ये जो प्रोटीन जो ड्रग के टारगेट होते हैं, ठीक है, कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। ऐसी प्रोटीन, ठीक है, जिनके ऊपर ड्रग जाके काम करेगा और ड्रग जो बोलेगा वो ये प्रोटीन करके देंगी, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन किस किस टाइप की होती है, देखो कैसे कैसे करती हैं। तो ये प्रोटीन 4 टाइप की होती हैं। एंजाइम्स, क्या काम होता है इनका, रिएक्शन को फास्ट करवाना, तो या तो रोकेगा या बढ़वाएगा। आयन चैनल्स होते हैं, जिनके अंदर से जो प्रोटीन होती है, जिनके अंदर से चीजें निकल के आती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार आयन चैनल्स होते हैं।
ट्रांसपोर्टर तुम लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है और रिसेप्टर तुम लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर इधर से इधर लेकर जाने का काम करते हैं, एनर्जी खर्च होती है, सारी बातें करने वाले हैं अभी। तो ये सबसे बड़ी बात, ये चारों के चारों क्या है, प्रोटीन है। ये सब के सब क्या है, प्रोटीन है। इनके साथ जाकर के मेरा ड्रग जुड़ेगा और फिर जो काम करवाना होगा वो काम करवाएगा। क्लियर है? हाउएवर, हालांकि a few drugs do act on other protein, इन 4 प्रोटीन्स के अलावा कई बार कुछ ड्रग्स इन 4 के ऊपर काम नहीं करेंगे, कुछ अलग प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एक प्रोटीन है टिब्यूलिन और ऑन न्यूक्लिक एसिड। ऐसा भी हो सकता है किसी प्रोटीन के ऊपर काम ही ना करे, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जाके काम कर रहा है। ठीक है ना? तो कुछ ड्रग कुछ अदर प्रोटीन्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो क्वेश्चन आया अगर, क्या ये केवल इन्हीं 4 प्रोटीन के ऊपर काम करते हैं ड्रग्स? नहीं, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल दे रखा है कोल्चिसिन, विंका अल्कलॉइड्स, ठीक है, टैक्सेन बाइंड टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टिब्यूलिन। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, प्रोटीन टिब्यूलिन। न्यूक्लिक एसिड में बात करेंगे तो अल्काइलेटिंग एजेंट, तो वो ड्रग का काम है, यहाँ फंक्शन दे रखा है तो हमें उससे मतलब नहीं है। मेन ध्यान रखोगे अदर प्रोटीन्स और प्रोटीन के अलावा भी ड्रग किसी और के साथ जुड़ करके अपना काम करवा सकता है। तो अब पहला एंजाइम देख लें। तो एंजाइम को पढ़ने से पहले एंजाइम की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए हमको। एंजाइम की मैकेनिज्म, क्या ये दिखाई पड़ रहा है तुम लोगों को? मैं वापस से छोटा कर दूंगा, थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि दिखाई पड़े। तो एंजाइम 2 तरीके से काम करता है। मैं देख लूँ ये क्लियर है, विजिबल है, ठीक है, दिख रहा है। तो एंजाइम 2 तरीके से काम करता है। देखो पहले एंजाइम क्या कर रहा है, देखो एंजाइम जिसके ऊपर काम करेगा ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, मान लो बॉडी के अंदर कोई 2 मॉलिक्यूल है, वो आके यहां जुड़ जाएंगे एंजाइम पे। ठीक है, ये एक्टिव साइट होती है, जहां पर आके ये यहां चिपका, ये यहां चिपका, ये एक्टिव साइट कहलाती है। लिखा हुआ एक्टिव साइट। ये दोनों आगे जुड़े। अब एंजाइम ने इनके ऊपर काम किया और इसको एक मॉलिक्यूल में बना दिया। यहां पर क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। यहां पर क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। याद आया, एनाबॉलिज्म, कोई चीज बन गई। इसका जस्ट उलट भी हो सकता है, प्रोडक्ट निकल जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। तो देखो मैं बार बार याद नहीं बोलूंगा, इसको अभी समझ लो। जहां पर ये गिर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, जहां पर ये आकर एक्ट कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर आके ये चिपकते हैं, एक्टिव साइट। या सिंपल हम लोग साइट बोल दिया करेंगे। जो चीजें आकर यहां चिपकेंगी रिएक्शन होने के लिए, रिएक्टेंट समझ लो इनको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को ऐसे भी याद कर सकते हो, वीडियो पॉज करके चाहो तो लिख लेना। सबस्ट्रेट जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है, जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया, ये एंजाइम अलग हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये सबस्ट्रेट है मेरे पास, बहुत जरूरी है इसका, ये याद होगा कई लोगों को। ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट आके जुड़ा। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसने इन दोनों को तोड़ दिया। तो यहां पर ये 2 टूट गए, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, कैटाबॉलिज्म, यानी कि तोड़ने का काम कर दिया। तो एंजाइम या जोड़ता है या तोड़ता है। ठीक है ना, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। वापस इसको छोटा कर ले रहा हूं मैं। ठीक है, आते हैं, आप देखते हैं। क्लियर है? अब क्या कह रही है, कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन, सारी की सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती हैं, आर कैरिड आउट बाय बायोकैटलिस्ट, यानी कि एंजाइम के द्वारा होती हैं। ये एंजाइम ही करवाते हैं रिएक्शंस। ड्रग कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली मीडिएटेड रिएक्शन। जो रिएक्शन जिनको ये एंजाइम कैटलाइज करवाते हैं, उनको या तो ड्रग या तो तेज कर देगा या धीमा कर देगा। ऑब्वियस ही बात है, रिएक्शन कौन करवा रहे हैं, एंजाइम करवा रहे हैं। इन एंजाइम को क्या कर दे, किस तरह से ज्यादा एक्टिव कर दे, या इन एंजाइम को रोक देगा तो रिएक्शन रुक जाएगी, इन एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा तो रिएक्शन बढ़ जाएगी। कैसे होता है वो भी देखते हैं अभी। स्टिमुलेशन ऑफ एन एंजाइम इंक्रीजेस इट्स एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर वो स्टिमुलेट करते हैं, देखो स्टिमुलेशन वर्ड हमने स्टार्टिंग में कर दिया था, यानी किसी को बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एंजाइम को अगर स्टिमुलेट करता है तो वो क्या कर रहा है, एंजाइम की एफिनिटी मतलब लगाव, फॉर द सबस्ट्रेट, सो दैट रेट कांस्टेंट Km, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज लोवर्ड। अगर ड्रग को क्या करना है, मान लो यहां पे बहुत सारा सबस्ट्रेट पड़ा है और एंजाइम धीमे धीमे कर रहा है, ठीक है यार आ जाओ तुम, मैं कर दूंगा तुम्हें। ड्रग आया, इसमें कुछ चेंजेस किए, अब एंजाइम को खटाखट सब फटाफट सबको ले रहा है,
कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यानी कि उसने उसके लिए क्या कर दिया, एफिनिटी बढ़ा दी कि भाई जल्दी जल्दी आओ। एक तरह से कह लो कि एंजाइम्स का प्यार बढ़ा दिया सबस्ट्रेट के लिए, जल्दी जल्दी पकड़ेगा काम तमाम करके अलग, जल्दी जल्दी पकड़ेगा और काम तमाम करके अलग, या बनाएगा या तोड़ेगा, और डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है, ठीक है ना। केएम वर्ड जो है बच्चों वो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये सबस्ट्रेट कितना है। अच्छा ये वर्ड कहां से आता है, इसका ग्राफ बनता है नीचे आने वाला, अभी देखेंगे उसको। इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो ऑकर बाय एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम की एक्टिविटी, एक तो हमने क्या किया, ध्यान रखना, एंजाइम की एक्टिविटी एक हमने उसकी एफिनिटी बढ़ाई, किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए। दूसरा मैंने क्या कर दिया, एंजाइम का इंडक्शन करवा दिया। एंजाइम का इंडक्शन का मतलब क्या है, मैंने और ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस करवाए, ठीक है ना, दैट इज सिंथेसिस ऑफ मोर एंजाइम प्रोटीन। तो यहां पर एफिनिटी बढ़ती है, ठीक है, स्टिमुलेशन में, और एंजाइम इंडक्शन में नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब एंजाइम्स ही बढ़ जाएंगे, मान लो, अब बात को समझो, ये ढेर सारे सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं, ये क्या ढेर, और ये एंजाइम है ई, मान लो ये 4 ही एंजाइम है। एंजाइम इंडक्शन हुआ, इस 4 की जगह 6, 7, 8, 9 एक और बढ़ गया। अब एक साथ क्या हो गए, पहले केवल 4 मॉलिक्यूल एक साथ ये रिएक्ट करवा पा रहे थे, अब 8 एक साथ को पकड़ेंगे और कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इंडक्शन में क्या हो, बढ़ा दिया जाता है नंबर ऑफ एंजाइम की क्वांटिटी। अब एक ग्राफ बनता है बच्चों, जो एंजाइम का मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट है, अपने कोर्स में तो नहीं है, सिर्फ वो समझो, हम उसको केएम वर्सेस वेलोसिटी जो है, रिएक्शन वेलोसिटी दे रखा है, और वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो अगर एक नॉर्मल रिएक्शन जा रही हो इस तरीके से, तो एंजाइम स्टिमुलेशन का कर्व कुछ ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखना, एंजाइम स्टिमुलेशन में जो नॉर्मल केएम की वैल्यू कम हो जाती है, यानी सबस्ट्रेट तो गिर ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे सबस्ट्रेट फटाफट पकड़ेगा और प्रोडक्ट में बदलेगा, और रफ्तार बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है, कंसंट्रेशन घट गया और ये रफ्तार बढ़ गई। रफ्तार पहले कितनी थी नॉर्मल की रफ्तार ये रही, यहां से यहां बढ़ गई है। और एंजाइम इंडक्शन में क्या हुआ, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो इतना ही था, जितना था वो उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। रफ्तार क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटीन और नंबर ऑफ ये एंजाइम एक साथ बहुत बढ़ गए। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में कोई कमी आई क्या, नहीं आई। तो इसीलिए ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्या हुआ, एंजाइम स्टिमुलेशन, देन एंजाइम इंडक्शन, फिर है नॉर्मल वाला। आगे उसकी बात कर लेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब उसकी बारी आएगी। तो फिलहाल ये ग्राफ है, अगर ग्राफ आता है तो केएम यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ये रहे सबस्ट्रेट जो मैंने ये बना रखे हैं यहां पर, दीज आर सबस्ट्रेट। पता ना, सबस्ट्रेट में बता दिया, जिनके ऊपर एंजाइम काम कर रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम का, क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, एंजाइम का मैकेनिज्म समझा क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है ना। ये स्टिमुलेशन हो गया था एंजाइम का इनहिबिशन की बात करें तो सम केमिकल लाइक हैवी मेटल्स, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काली, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो सीधा लिखना सम केमिकल्स, ठीक है ना। डीनेचर प्रोटीन्स, डीनेचर मतलब प्रोटीन को खराब कर देते हैं, और एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है, जिनको नहीं पता लिख लो। एंजाइम किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो प्रोटीन को खराब कर देते हैं, एंजाइम वाले को। एंड इनहिबिट ऑल एंजाइम नॉन सिलेक्टिवली, जितने भी एंजाइम है ना, ऐसा नहीं किसी खास एंजाइम को, ये सारे एंजाइम थे, इनका काम तमाम कर दिया, खत्म कहानी। अब एंजाइम खत्म, रिएक्शन बंद, एंजाइम खत्म, रिएक्शन बंद, ठीक है ना। दे हैव लिमिटेड मेडिसिनल वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओनली। भाई बॉडी में सब बंद कर देगा तो सारी रिएक्शन अगर रुक गई, क्योंकि नॉन सिलेक्टिव है ये, कैसा है ये, साफ साफ बोल रहे हैं ना यहाँ पे, नॉन सिलेक्टिव है। बॉडी के सारे एंजाइम अगर क्या हो गए, मर गए, तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सटर्नल हम लोग कहीं बाहर जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो इसका जनरली इस दबाव का हम लोग एक्सटर्नली यूज करते हैं। हाउएवर सिलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ ए पर्टिकुलर एंजाइम इज कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन। हम लोग ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव नहीं करवा सकते, करवाते और होता भी है। जब सिलेक्टिव करवाते हैं वही सबसे ज्यादा कॉमन मोड ऑफ ड्रग एक्शन है। सच इनहिबिशन इज आइदर कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ऐसा इनहिबिशन जो रोका जाता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, यानी कॉम्पिटिशन हो सकता है सबस्ट्रेट के बीच में और ड्रग के बीच में, और नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकता है, कॉम्पिटिशन नहीं होगा। क्या मतलब है दोनों का, आओ समझते हैं किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जा रहा है, कॉम्पिटिशन करके और बिना कॉम्पिटिशन के। क्लियर है, आए आगे आओ। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक होता है इक्विलिब्रियम टाइप और एक है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप।
तो आओ देखें जरा क्या है। द ड्रग बीइंग स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं फटाक से पॉज करके पीछे चला जाए, ठीक है। सबस्ट्रेट में इसलिए होता है, सबस्ट्रेट पहले समझाया मैंने। जो ड्रग सबस्ट्रेट के सिमिलर है, इट कंपीट विद द नॉर्मल सबस्ट्रेट। जो ड्रग होता है, इट मतलब ड्रग, ये कंपटीशन देगा किसको? नॉर्मल सबस्ट्रेट को, फॉर द कैटालिटिक बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। जहां पर बाइंडिंग साइट याद आया, बाइंडिंग साइट वही उसकी एक्टिव साइट। बाइंडिंग साइट मतलब एक्टिव साइट। जो लोग भूल गए हैं वो लोग फटाक से क्या करें, बैक जाएं और ठीक है, वो लोग फटाक से बैक जाएं और जाकर के इसका क्या देख लें, फटाक से एंजाइम का मैकेनिज्म देख लें, जिनको याद नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं। तो जहां क्या होता है, कंपटीशन देगा, ड्रग कंपटीशन देगा नॉर्मल सबस्ट्रेट को बंधने के लिए, कि मैं जाके वहां पे सेट हो जाऊं और इसको ना बंधने दूं, ठीक है। सो दैट द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। अब क्या होगा, ड्रग जाके बंधा हुआ है, मेन सबस्ट्रेट तो आगे जुड़ ही नहीं पाया, तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी, ड्रग टूट के कुछ बनाएगा भी तो वो नॉन फंक्शनल होता है। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ द ड्रग। अब प्रोडक्ट बन जा रहा है और एक नया इक्विलिब्रियम सेट हो जा रहा है, सबस्ट्रेट के साथ नहीं बल्कि ड्रग के साथ। ड्रग सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, इसके साथ एक इक्विलिब्रियम सेट हो जा रहा है। सच इनहिबिटर इंक्रीज द केएम। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो बढ़ा, बट द वीमेक्स रिमेन द अनचेंज। एंजाइम तो उतने के उतने ही थे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी उतनी ही रही। इफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज सफिशिएंटली इंक्रीज। अगर किसी तरीके से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, मान लो कोई बीमारी है, किसी को डॉक्टर ने कहा भैया ये मत खाना, नहीं खाया, मन नहीं माना उसका, उसने खा लिया, उसने कहा दवाई तो खाई, थोड़ी देर आराम रहा, हमने ये खा लिया, फिर दर्द शुरू हो गया। दर्द इसलिए शुरू हो गया क्योंकि वापस से सबस्ट्रेट का जो ड्रग था उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल सबस्ट्रेट थे, ये जो सबस्ट्रेट है नेचुरल वाले, ये बढ़ गए। इन्होंने आकर क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया ड्रग को, अब खुद आगे जुड़ गए, तो वहां पर रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नॉन इक्विलिब्रियम क्या है, इन नॉन इक्विलिब्रियम टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन ड्रग रिएक्ट विद द सेम कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम बट आइदर फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर क्या होगा, ड्रग आगे जुड़ जाएगा और वो हटेगा नहीं, फिर चिपक के रहेगा, जगह ही नहीं छोड़ेगा खाली कि आओ तुम चिपकोगे कहां। जो सबस्ट्रेट आने की कोशिश करेगा, ड्रग सबस्ट्रेट बन के खुद ही चिपक गया, दूसरा आगे चिपकी नहीं पाएगा, तो यहां पे कंपटीशन है ही नहीं, वो आगे चिपक गया परमानेंट, खत्म कहानी। और हैव सच ए हाई एफिनिटी फॉर एंजाइम, या फिर इसकी इतनी ज्यादा एफिनिटी होती है दैट द नॉर्मल सबस्ट्रेट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द इनहिबिटर। यहां पर वो उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता, यहां डिस्प्लेस कर सकता है। इन दिस सिचुएशन केएम इज इंक्रीज एंड वीमैक्स इज रिड्यूस, है ना। यहां पर जो कंडीशन ध्यान रखना क्या हो रहा है, यहां पर केएम, भाई सबस्ट्रेट अब क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, केएम बढ़ जा रहा है, लेकिन वीमैक्स एंजाइम सारे ब्लॉक हो गए हैं, तो वेलोसिटी यानी कि रिएक्शन की वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। आगे आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, द इनहिबिटर रिएक्ट विद द एडजेसेंट साइट। एडजेसेंट मतलब जहां मेन आके ड्रग को चिपकना है वहां नहीं चिपकेगा, वो किसी आजू बाजू जगह पे चिपकता है, जिसको हम एलेस्टोरिक साइट भी कहते हैं, और एंजाइम की ना शेप बदल देगा, ठीक है। एंजाइम की क्या कर देगा, शेप बदल देगा। अल्टर द एंजाइम इन सच ए वे दैट इट लूजेस द कैटालिटिक प्रॉपर्टी, और एंजाइम अपनी कैटालिटिक प्रॉपर्टी खो देता है। कैसे, आओ देखते हैं। केएम अनचेंज रहेगा बट वीमैक्स रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहां पर क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सबस्ट्रेट को आगे चिपकना था, ये सबस्ट्रेट यहां के चिपकेगा, रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, जगह कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर के, ड्रग आकर के यहां चिपक गया, इसको रोक दिया इसने। ये तो हो गया अपना ऊपर वाला। एक दूसरा तरीका नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या था, ये आकर के यहां नहीं चिपका, ये यहां पर एक जगह है एलेस्टोरिक साइट, ये आगे यहां चिपका, जैसे यहां चिपका इसने एंजाइम को देख रहे हो, ये शेप ही बदल दिया। सबस्ट्रेट ढूंढ ही नहीं पा रहा, भैया मैं कहां फिट हूं, वो फिट होने की जगह नहीं ढूंढ पा रहा, वो पड़ा हुआ वैसे, यहाँ जगह ही नहीं मिल रही इसको फिट होने के लिए, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। उसने कहा लो कर लो, तुम क्या करोगे, हम तो शेप ही बदल देंगे सारी। तो इस बार इसने क्या कर दिया, इसकी शेप बदल दी, कंपटीशन नहीं दिया, क्या तू जो मर्जी करना कर ले, मैं तेरे को कंपटीशन नहीं दे रहा, तू जाके चिपक वहां पे। इस बार इसने कंपटीशन नहीं दिया उसको। ऊपर में यहां पर क्या था कि तू चिपकेगा कि मैं चिपकूंगा, मैं पहले चिपकूंगा, यहां कंपटीशन हो रहा है, यहां कोई कंपटीशन नहीं है, उसकी जगह दूसरी है, यहां जगह दोनों की सेम थी तो कंपटीशन था। क्लियर है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इंपॉर्टेंट है, बच्चों समझते हुए चलना। जहां भी थोड़ा सा लगे कि समझने में चूक हुई, तुरंत वीडियो पॉज करना, बैक जाना, फिर देखना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। आगे आते हैं, एंजाइम वाला काम खत्म हो गया, बात करते हैं आयन चैनल की। तो देखो आयन चैनल क्या है, ये भी प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन विच एक्ट एज ए आयन सिलेक्टिव चैनल।
कुछ खास आयंस को ही सेल के अंदर आने देंगे, और जैसे ही वो आयंस सेल के अंदर आ जाएंगे वो अपना काम करवाना स्टार्ट करवा देंगे सेल से। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसी, ठीक है, ये आयंस है, यहाँ पर ये आयंस जैसे सेल के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ही अंदर आए सेल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इनके अंदर आने की वजह से सेल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब है क्या यहाँ पर, तो इसीलिए ये क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आयंस चैनल क्या कर रहे हैं आओ देख ले जा रहा। तो कह रहा है प्रोटीन विच एक्ट आयन सेलेक्टिव चैनल पार्टिसिपेट इन ट्रांस मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के आर पार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके आर पार आयंस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड सिग्नलिंग एंड रेगुलेट द, सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं भैया ये काम करना है, और रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयनिक कंपोजिशन, सेल के अंदर का आयनिक कंपोजिशन को बदल दे रहे हैं, रेगुलेट कर दे रहे हैं। आयन चैनल कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप। आयन चैनल को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड मतलब एक तरह से ड्रग जो आकर के वहां चिपकेगा। तो देखो यहाँ पर ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर आकर ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर चिपक गए। यही जो न्यूरोट्रांसमीटर है यही क्या है, हमारा ड्रग होगा। ये जैसे आगे चिपकेगा, ये देखो ये बंद है, ये खुल जाएगा, आयंस अंदर आ जाएंगे और एक्शन होना शुरू हो जाएगा। लिगेंड गेटेड। सम आयन चैनल्स आर ऑपरेटेड बाय स्पेसिफिक सिग्नल्स मॉलिक्यूल डायरेक्टली एंड आर कॉल्ड लिगेंड गेटेड चैनल। जो सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके जुड़ने से डायरेक्ट काम कर जाएंगे। ये कुछ ऐसे होते हैं जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल। सम आयन चैनल्स आर ऑपरेटेड बाय स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल थ्रू जी प्रोटीन एंड आर टर्म्ड एज जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल। अब देखो जी प्रोटीन में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर यहां बाइंड हुआ, यहां बाइंड होने की वजह से ये क्या हुआ, जी प्रोटीन था, ये खिसक के यहां गया, ये क्या है, इफेक्टर प्रोटीन है, और इसकी वजह से क्या हो गया, आयंस फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ये आयंस क्या कर गए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्लो कर गए। यानी कि जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल, ये वाला जो चैनल है इस जी प्रोटीन के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है ना, डायरेक्ट इसके ऊपर जो मेरा ये ड्रग है इसके ऊपर डायरेक्ट काम नहीं कर रहा, ये जी प्रोटीन की वजह से क्या होगा, खुल गया और काम कर रहा है। तो जी प्रोटीन रेगुलेटेड। सम आयन चैनल्स आर ऑपरेटेड बाय स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल थ्रू जी प्रोटीन के थ्रू एंड आर टर्म्ड एज जी प्रोटीन रेगुलेटेड चैनल। बात समझ में आ गई। तो आयन चैनल एक डायरेक्ट वाला है, एक इनडायरेक्ट वाला है। जी प्रोटीन में डायरेक्ट नहीं काम करता। ये आगे आते हैं, क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है वोल्टेज गेटेड। हमारी बॉडी में वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हम न्यूरो ट्रांसमिशन पढ़ेंगे इसके बादल चैप्टर में। तो देखो वोल्टेज कितना, -70, और यहाँ कितना है, -50। तो -70 पे बंद है ये, और जैसे -50 हुआ ये खुल गया और इस सोडियम वाले अंदर आ गए। ये वाला मैकेनिज्म समझेंगे हम लोग, हमारे जब नर्व्स है ना, कर्म जी को छू लिया, हाथ हटाए, जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वहां से और डिटेल में जानेंगे। तो वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज में चेंज आने की वजह से खुल जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल एंड स्ट्रेच सेंसिटिव। स्ट्रेच सेंसिटिव मतलब ये जो उंगली खींच देते हो तुम, ठीक है, ये जो स्ट्रेच पड़ते हैं बॉडी के ऊपर उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, और जैसे स्ट्रेच पड़ता है ये चैनल अपने आप क्या करते हैं, खुल जाते हैं। ड्रग कैन आल्सो एक्ट ऑन वोल्टेज ऑपरेटेड एंड स्ट्रेच सेंसिटिव चैनल बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू द चैनल। ये डायरेक्ट ड्रग क्या करेगा, डायरेक्टली बंधेगा चैनल से, ठीक है, एंड अफेक्टिंग आयन मूवमेंट थ्रू इट। एग्जाम्पल क्या है, लोकल एनेस्थेटिक विच ऑब्स्ट्रक्ट वोल्टेज सेंसिटिव Na+ चैनल। इस केस में भी क्या है, ये ध्यान रखना, इन दोनों में क्या है, डायरेक्टली बाइंडिंग टू द चैनल। इन दोनों केस में जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली बंधता है किससे, इससे, क्या कहते हैं, आयन चैनल से, और अपना काम करना शुरू कर देता है। क्लियर है, एंजाइम क्लियर हुआ, देन आयन चैनल क्लियर हो गए। 2 पार्ट, इन दोनों में चेंज ला करके ड्रग अपना काम करवा रहा है। देन द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कुछ नहीं है, इसकी तरह ही है, आयन गेटेड चैनल की तरह, लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा एनर्जी खर्च हो जाती है। देखो यहां पर क्या है, ये कैरियर होते हैं कि जब ये खुले हुए हैं, देखो चैनल में तो क्या खुल जाते हैं, सीधा अंदर आता है, लेकिन देखो यहां पर क्या होता है, सॉल्यूट आएगा, फिर ये अपनी शेप बदल देता है, ऊपर बंद नीचे खुल जाएगा, या कई बार क्या होगा, ये पलट जाते हैं, इस तरह से पूरा घूम जाते हैं। ठीक है ना, कैरियर है, कैरी करवा के लेके जा रहे हैं, अंदर लेके आया, ये ड्रग था मेरा यहाँ पर, ये यहाँ आया, ठीक है, यहाँ के बाद फिर इसने अपना शेप बदला, शेप बदल के ऐसा हो गया, अब ये यहाँ से यहाँ निकल आएगा। तो वो अपना क्या कर रहे हैं, शेप बदल रहे हैं, उसको कैरी करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, सोल्यूट फिजिकली बाइंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो जिसको आर पार होना है सोल्यूट को, ठीक है, वो खुद को क्या कर लेगा, इससे बांध लेगा टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एंड द प्रोटीन चेंजेस कॉन्फॉर्मेशन। और प्रोटीन अपना कॉन्फॉर्मेशन शेप बदल लेता है
टू मूव सोल्यूट टू द अदर साइड, जिससे कि सोल्यूट दूसरी साइड जा सके। सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन यूजिंग आइदर पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बिना एनर्जी खर्च के ट्रांसफर कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी खर्च करके वो उस तरफ जाए। मे ट्रांसपोर्ट मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्यूट, एक से ज्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोल्यूट को ये ट्रांसफर कर सकता है। वहीं चैनल का कंपैरिजन यहाँ साथ दे दिया है, जिससे कि तुम लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। तो कह रहे सेवरल सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट बार बार वर्ड आ रहा है, क्लियर है ना क्या है, गुड। आर ट्रांसलोकेटेड, सबस्ट्रेट आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर, कुछ एक खास ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनसे बनते हैं, जिनको हम कैरियर भी कहते हैं, विच आइदर फैसिलिटेट डिफ्यूजन, या तो डिफ्यूजन करेंगे, एनर्जी खर्च नहीं होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी हाई से लो, और पंप द मेटाबोलाइट और आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी, या तो डिफ्यूज करवा देंगे हाई टू लो, या लो से हाई लेके जाएंगे एनर्जी खर्च करके। क्लियर है, बात समझ में आई। ट्रांसपोर्टर हो गए, एंड द लास्ट वन इज योर रिसेप्टर। तो रिसेप्टर बच्चों क्या है, थोड़ा सा यहां समझना है। रिसेप्टर देखो, रिसेप्टर में और इसमें अंतर होता है। रिसेप्टर में देखो क्या है, रिसेप्टर में क्या होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये लिगेंड्स क्या होते हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल, जब हम गोली खाएं वो, या फिर बॉडी के अंदर पाए जाने वाले नेचुरल सब्सटेंस हो सकते हैं, वो आकर के, ये भी रिसेप्टर भी क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार पाए जाते हैं। देखो सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन के आर पार हैं, सेल मेम्ब्रेन के आर पार रहती है। इस तरीके से सिग्नल आता है, अंदर सिग्नल चला जाता है, यहां पर आएंगे, ये यहां सिग्नल दिया, इसके थ्रू सिग्नल यहां गया, ठीक है ना। और ये देखो ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे लिगेंड बंधेगा। लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड मतलब ड्रग, ठीक है, वो आगे बंध गया। ये सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जिसके अंदर धसा हुआ है, ये इंट्रासेलुलर काइनेज, और ये यहाँ नीचे क्या करता है, अपना सिग्नल पार कर देता है। ये यहाँ बंधा आकर के कहता है अच्छा तुम हो तो ये सिग्नल मेरे को देना है, अच्छा तुम हो तो ये सिग्नल मेरे को देना है, ठीक है ना, ठीक है ना। जिस टाइप का सबस्ट्रेट आएगा उस टाइप का सिग्नल अंदर पहुंच जाता है, और फिर सेल मेरा उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है, यहां पर ये खुद कोई काम नहीं करते, केवल सिग्नल, कौन सा सबस्ट्रेट आके जुड़ा है, कौन सा लिगेंड आकर के जुड़ा है, बस उसके हिसाब से सिग्नल को ये लोग क्या करते हैं, पार करा देते हैं, बात करते अंदर पहुंचा देते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू द इफेक्टर, ज्यादातर ड्रग डायरेक्ट इफेक्टर से, इफेक्टर कौन होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, चैनल्स और ट्रांसपोर्टर जो ऊपर हमने पढ़े, डायरेक्ट उनसे जाके नहीं बंधते हैं। एंजाइम सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, चैनल कुछ होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और एंजाइम ज्यादातर कहां पाए जाएंगे, सेल के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। बट एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रेगुलेटरी मैक्रोमोलिक्यूल्स विच कंट्रोल द अबव लिस्टेड इफेक्टर्स, बट कुछ खास इफेक्ट रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर वो काम करते हैं, जो कि ऊपर के तीनों दिए गए इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से चलें, इट इज डिफाइंड एज, रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले, डिफाइंड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल, या तो उसके सरफेस पे होंगे या उसके अंदर होंगे, दैट सर्व टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल और ड्रग, जो कि क्या करते हैं, पहचानते हैं, अच्छा तुम आए हो, बताओ भैया आ गए, चिपको जरा यहाँ पे, हम अंदर सिग्नल पहुंचा दें, ठीक है, टू इट, बट इट सेल्फ हैज नो अदर फंक्शन, उसका खुद का कोई काम नहीं है ना। जैसे मैं बोलूंगा, अच्छा क्या कहते हैं, मान लो सामने से क्या है, मैं क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ, सामने से एक बच्चा आया, तुम लोग बात कर रहे हो, टीचर आया, तो कुछ बच्चे तो खड़े हो जाएंगे, कुछ बच्चे ज्यादा भाव नहीं मारते, कई बार टीचर को, बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल आ गए, सब बच्चे खड़े हो गए, तो आप देख करके काम कर रहे हो। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, ये क्या चीज आ रही है उसके हिसाब से सिग्नल अंदर भेजता रहता है, हमारा सेल उसी हिसाब से काम करता रहता है। नाउ रिसेप्टर आर मोस्टली प्रोटीन, ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। दो न्यूक्लिक एसिड में आल्सो सर्व एज रिसेप्टर, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए और डीएनए, जनरली यहाँ पे हम बात कर लें अगर आरएनए की, ठीक है, आरएनए भी क्या करता है, रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, बात क्लियर है, ओके। अब देखें जरा क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अगर ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को समझना है तो कुछ टर्म्स आएंगे हमारे पास। पहला है एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। यहां पर रिसेप्टर को एक्टिवेट जो ड्रग करती हैं उसको एगोनिस्ट कहा जाता है। जैसे कि हम एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेशन, यहाँ जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा एगोनिस्ट। ये एगोनिस्ट टर्म रिसेप्टर के टर्म में ध्यान रखना, स्टिमुलेशन नहीं आएगा यहाँ पर। इनवर्स एगोनिस्ट, एजेंट विच एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। जो एगोनिस्ट था
इनवर्स एगोनिस्ट होगा तो एगोनिस्ट होगा काम को ऐसे करवाना चाहता होगा तो इनवर्स एगोनिस्ट इसका उल्टा करवा देगा पीछे की तरफ। एंटागोनिस्ट, एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन रिसेप्टर। एगोनिस्ट जो दवा थी या जो सबस्ट्रेट था जो काम करवाना चाहता था, एंटागोनिस्ट उसको रुकवा देगा, मना कर देगा, सिग्नल भेज देगा नहीं करना। पार्शियल एगोनिस्ट, एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल, मैक्सिमम नहीं उससे कुछ नीचे, सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। एक पूरा फुल एगोनिस्ट का तो खिलाफ रहेगा लेकिन उससे थोड़ा नीचे काम करने का, भैया इतना नहीं करना इतना करना है, ठीक है। लिगेंड क्या होता है, लैटिन में लाइगेर, जो बाइंड, जो चीज बंध जाए उसे लिगेंड कहते हैं, दवा हो चाहे सबस्ट्रेट हो हमारा। एनी मॉलिक्यूल विच अटैचेस सिलेक्टिवली टू पर्टिकुलर रिसेप्टर और साइट, कोई भी मॉलिक्यूल जो जाके अटैच हो जाए सिलेक्टिवली, सबके साथ नहीं किस खास के साथ, पर्टिकुलर रिसेप्टर और साइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो बेसिक बेसिक टर्म्स हैं ये, ठीक है। अब थोड़ा सा ये टर्म्स आ गई, रिसेप्टर चिपकने वाली बात आ गई। अब रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ ड्रग एक्शन, यहां पे भी क्या है, थ्योरी इतनी मायने रखती है, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्लार्क ने 1937 में एक बात बोली, प्रपोज की थ्योरी दैट ड्रग एक्शन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर। ड्रग जाकर के कितने रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा, भर लिया, ठीक है, ये रिसेप्टर है इस पे आगे चिपक गया, ठीक है ना, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी प्रपोज की, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, that the pace of a cellular function can be altered by interaction of these receptor with drug। कह रहा है पेस ऑफ, गति जो है सेलुलर फंक्शन की, सेल के अंदर होने वाले फंक्शंस की जो गति है वो रिसेप्टर्स और ड्रग्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है। अब आगे देखो, एक तो बात ये होगी क्लार्क ने, दिस इज द रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी ऑफ ड्रग, किसने दी थी, क्लार्क ने दी थी। आगे बात करें, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिनिटी, मैंने कहा ना ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है सारे। एंड द कैपेसिटी टू इंड्यूस फंक्शनल चेंज, एफिनिटी उसकी क्षमता है बंधने की, और जो उसकी कैपेसिटी है कि हाँ फंक्शनल चेंज करवाए, काम में बदलाव लेकर के आए, इन द रिसेप्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, आईए, और एफिकेसी कहते हैं। काम में चेंज लेके आना इंट्रिंसिक एक्टिविटी, और जुड़ने की जो क्षमता होगी वो एफिनिटी। विच कुड वेरी फ्रॉम 0 to 1 नील टू मैक्सिमम, है ना, 0 और 1 नील टू मैक्सिमम, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। हायर एफिनिटी इंप्लाइज दैट द सेम नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर एसोसिएशन DRs विल बी फॉर्म्ड एट लोअर कंसेंट्रेशन। छोटा सा भी ड्रग डाल दोगे ना, जाके सब चिपक जाएगा जाकर के, इतनी ज्यादा एफिनिटी है, किसी को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ऐसा होता है ना, मान लो रिसेप्टर 100 है, ड्रग डाले हमने 20-25, लेकिन ड्रग पड़े हैं 5-10 जुड़े, 5-10 नहीं जुड़े, ऐसा नहीं होगा, सब जाके चिपक जाएंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी। कंपेयर टू अनदर ड्रग विच हैज लोअर एफिनिटी, मतलब जिसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो उसका कंसंट्रेशन थोड़ा भी होगा ना तो वो सबके सब जाकर के रिसेप्टर से चिपक जाएंगे, बजाय इसके जिसकी एफिनिटी कम है उसमें बहुत सारा भी डाल देंगे, मतलब 100 रिसेप्टर हैं और 200 ड्रग के मॉलिक्यूल हैं, तो पता चला उसमें भी पता चला रिसेप्टर से जाकर के 80-90 चिपके, 8-10 तभी भी खाली है। क्यों, क्योंकि इनकी एफिनिटी लोअर है, वो ठीक है, आगे आगे मतलब कोई मतलब उनके बीच में लगाव नहीं है, ज्यादा केमिकली लगाव होता है ये, ठीक है, केमिकल अट्रैक्शन होता है। एगोनिस्ट है बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब देखो यहां से हमने 2 भाषा सीख ली, एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। अब जो ऊपर की 4 बातें थी, एगोनिस्ट की, एफिकेसी और एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी कैसी होगी, इसकी कैसी होगी, इसकी कैसी होगी, तो वो सारी बातें अब यहां डिस्कस हो रखी हैं। एगोनिस्ट के पास एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, जो कि 1 होती है, 0 से 1 में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। एग्जांपल याद करना मत करना। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हैव एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, एफिनिटी तो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी एफिनिटी नहीं है, क्योंकि एंटागोनिस्ट है तो कोई भी काम नहीं करवाएगा ये, ठीक है ना। पार्शियल एगोनिस्ट है एफिनिटी एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी कि बिटवीन 0 से 1 के बीच में। इनवर्स में क्या हो जाएगा, एफिनिटी हैव एफिनिटी बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के -1, क्योंकि उल्टा चलाता है ये। इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है, उल्टा प्रोसेस करवाता है ना, ऊपर पढ़ा था हमने अभी, ठीक है। Inverse agonism will manifest only in case of some receptors which shows the certain degree of constitutive activation, that is they are partially active even in basal state, ठीक है। ये इसको पढ़ना नहीं पढ़ना कोई जरूरत नहीं है। Constitutive activation का मतलब क्या होता है कि
इन अदर वर्ड्स दे आर टोनिकली एक्टिव, मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी एगोनिस्ट। ये क्या रहते हैं, हल्के से एक्टिव रहेंगे। दे आर पार्शली एक्टिव इवन इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी एगोनिस्ट। कोई एगोनिस्ट नहीं भी होगा ना, तब भी हल्के फुल्के क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इनवर्स एगोनिज्म मैनिफेस्ट ओनली इन केस ऑफ सम रिसेप्टर्स। कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स की खासियत है कि अगर एगोनिस्ट नहीं भी होगा तब भी ये दे आर पार्शली एक्टिव, थोड़े बहुत एक्टिव रहते हैं ये रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इनवर्स एगोनिस्ट की बात हो गई, उनकी खासकर किसकी बात चल रही थी यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन आएगा ना यहाँ पर तुम्हारा एमसीक्यू की, बताओ इनवर्स एगोनिस्ट की एफिनिटी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से 1, 0 से -1, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है ना, इस तरीके से। अब कुछ और टर्म्स जो किस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस। अब देखो जरा यहाँ पर ड्रग एक्शन एंड ड्रग इफेक्ट। ड्रग का काम, एक्शन, क्या एक्शन किया, उसका क्या असर आया, दोनों में अंतर है। आर ऑफन लूजली यूज इंटरचेंजली। हम लोग कई बार कह रहे हैं बात तो एक ही है, कहने देखने में एक जैसा लग रहा है बट एक नहीं है। ठीक है, ड्रग एक्शन क्या होता है, इट इज द इनिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग। शुरुआत में जो ड्रग जाके जुड़ रहा है उससे विद इट्स रिसेप्टर रिजल्टिंग इन कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर। ड्रग एक्शन क्या है, वो जाके रिसेप्टर से चिपका और उसके शेप में कुछ चेंज आया। ठीक है ना, रिसेप्टर से चिपका, मान लो रिसेप्टर ऐसा था, आगे चिपका, ये खुल गया ऐसे। ये जो इस ड्रग के चिपकने की वजह से इसमें चेंज आ गया, दिस इज ड्रग एक्शन। ठीक है, या तो कन्फर्मेशनल चेंज आता है किसके केस में, एगोनिस्ट के केस में, और प्रिवेंशन ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज को रोकेगा कौन, एंटागोनिस्ट। तो या तो कन्फर्मेशनल चेंज रुक जाए या हो जाए, वो ड्रग का एक्शन कहलाएगा। ड्रग इफेक्ट, इट इज द अल्टीमेट चेंज इन बायोलॉजिकल फंक्शन। आखिरकार में उसके सेल के अंदर क्या रिएक्शन में चेंजेस आए, ठीक है ना, ब्रॉट अबाउट बाय सीक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन। जो ड्रग एक्शन ने सीक्वेंस दिया एक के बाद एक, उसके बाद उसमें इफेक्ट किया आगे सेल ने, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट कर दी, क्या प्रोडक्ट बनवा दिया, दैट इज कॉल्ड ड्रग इफेक्ट। रिसेप्टर हैज 2 एसेंशियल फंक्शन। रिसेप्टर के भी 2 फंक्शन होते हैं। एक रिकॉग्निशन, पहचानेगा कि मेरा लिगेंड कौन है, सिर्फ तुम ही आगे चिपक सकते हो, मुझसे तुम नहीं चिपकोगे। ठीक है, मना कर देता है। मॉलिक्यूल एंड ट्रांसडक्शन ऑफ द सिग्नल इनटू द रिस्पॉन्स। और जो ये लिगेंड था आया यहाँ पे चिपका, इसने जो सिग्नल दे दिया उस सिग्नल को किस में बदल देना, रिस्पॉन्स में बदल देना, कि भाई जाओ सिग्नल आ गया, बंदा जाके ये वाला काम करना है जा करके। तो रिसेप्टर के 2 काम है, लिगेंड को पहचानना और सिग्नल को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना, कि जो सिग्नल आया उसमें और रिस्पॉन्स में बदल जाए। क्लियर है। तो यहां बहुत सारे टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। फिर एक और टर्म आ रहा है हमारे पास, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्ट, यानी कि सिनर्जिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो देखो क्या है यहां पर, व्हेन 2 और मोर ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली, जब एक से ज्यादा ड्रग एक साथ दिए जाते हैं और इन क्विक सक्सेशन या एक के बाद एक, आधे घंटे बाद, दे मे बी आइदर इनडिफरेंट टू ईच अदर और एग्जिबिट सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। या तो वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या वो सारे ड्रग आपस में मिलकर के सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म दोनों में से कोई एक चीज शो कर सकते हैं। क्या है ये सिनर्जिज्म? सिनर्जिज्म मतलब सिनर्जिट, जुड़ जाना। When the action of one drug is facilitated or increased by the other, अगर एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के द्वारा बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। अब सिनर्जिज्म 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होगा एडिटिव, एक होगा सुप्रा एडिटिव। ठीक है ना, एडिटिव में क्या होता है, अच्छा ये जो बढ़ गया है इसके इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ये सारे टर्म बार बार आगे आते रहेंगे। The effect of the 2 drug is in the same direction and simply adds up. एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे और दोनों जुड़ जाते हैं। Effect of drug A plus B equal to effect of drug A plus effect of drug B, यानी कि दोनों एक साथ खाए, ठीक है, मान लो 50-50 खाए, 100 मिलकर जो इफेक्ट कर रहे हैं वही एक ड्रग खाएंगे और जो दूसरा ड्रग खाएंगे, दोनों का मिलकर वही काम आ जाएगा। सुप्रा एडिटिव में क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट, यानी कि अगर मैं एक ड्रग अकेला खाऊंगा दूसरा ड्रग अकेला खाऊंगा तो इन दोनों को जो अलग अलग इफेक्ट आएंगे उनको जोड़ूंगा मैं, और इन दोनों को अगर एक साथ खाऊंगा तो ये इफेक्ट ज्यादा निकलेगा। सेम इसमें एक साथ खाऊं चाहे इन दोनों को अलग अलग खाऊं, इफेक्ट मेरा सेम आने वाला है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, ये अलग अलग इनको जोड़ दूं मैं तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। यानी कि मैं कहूं इफेक्ट ऑफ ड्रग ए सपोज आया 20 और ये आया 20, इन दोनों को एक साथ खाया तो इफेक्ट कितना आया 40, बात बराबर रही। यहाँ पे सपोज मैंने एक ड्रग को अकेला खाया तो इफेक्ट आया 20, इफेक्ट आया 20,
इफेक्ट को काउंटिंग टर्म में तोड़ के एग्जांपल दे रहा हूं, और जब एक साथ खाया तो इफेक्ट आ गया 50 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरीके से है ना, जैसे मान लो मैंने 50 mg ये खाई, 50 mg ये खाई, तो 100 mg के बराबर इफेक्ट दिया। दोनों को एक साथ खाया तब भी मेरा 100 mg के बराबर इफेक्ट आया। यहां पर मैंने जब इसको खाया अलग 50 mg और 50 mg, तो मेरा कितना आया, क्या कहते हैं 100 mg। लेकिन जब दोनों को एक साथ खाया तो कितना इफेक्ट आ गया, ज्यादा आ गया। ठीक है। एंटागोनिज्म, व्हेन वन ड्रग डिक्रीज और अबॉलिश मतलब खत्म कर देना, अबॉलिश का मतलब खत्म कर देना, द एक्शन ऑफ अनदर, एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को खत्म कर देगा, इज सेड टू बी एंटागोनिस्टिक। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी अगर एक साथ ले लेंगे तो वो इफेक्ट कम हो जाएगा जब हम ड्रग को अलग अलग सिंगल सिंगल लेंगे उसके कंपैरिजन में। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नाउ सम मोर टर्म्स, थेरेपेटिक एफिकेसी। ठीक है, वो उसका कहीं ना कहीं जो एक्शन था वो खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो जुड़ी हुई हैं जो इसके साथ आती हैं, एक्शन के साथ ही आएंगी। थेरेपेटिक एफिकेसी है, जब एक्शन हुआ है तो उसमें एक टर्म जुड़ेगा थेरेपेटिक एफिकेसी या क्लिनिकल इफेक्टिवनेस। नाम से समझ में आ रहा होगा दवा ने कितना असर कर दिया, उसी को हम कहते हैं थेरेपेटिक एफिकेसी। इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट ऑफ ए ड्रग, मिला जुला असर होता है दवाओं का। इट इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में इसको हम लोग समझाते हैं, डिग्री ऑफ बेनिफिट और रिलीफ अफोर्डेड बाय द ड्रग, ड्रग ने कितना में रिलीफ किया, कितना बेनिफिट दिया, और सक्सेस रेट इन अचीविंग अ डिफाइंड थेरेपेटिक एंड पॉइंट, जो डिफाइंड थेरेपेटिक एंड पॉइंट था जो हम चाहते थे उसकी सक्सेस रेट कितनी रही। तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, थेरेपेटिक जो इंडेक्स है इसको हम लोग कैसे नापते हैं, हम लोगों ने क्या किया, थेरेपेटिक इफेक्ट का एक ग्राफ बनाते हैं और एक अगर ड्रग का ओवरडोज हो जाए तो क्या एडवर्स इफेक्ट आएगा उसका ग्राफ बनाते हैं। उसके जो बीच की जो गैपिंग आती है, उसके बीच की जो गैपिंग आती है, थेरेपेटिक रेंज आती है, उसकी भाषा में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या कह रहा है, द गैप बिटवीन द थेरेपेटिक इफेक्ट डोज रिस्पॉन्स कर्व, ये डोज रिस्पॉन्स कर्व होते हैं जो बनाए जाते हैं, एंड द एडवर्स इफेक्ट डोज रिस्पॉन्स कर्व, एडवर्स इफेक्ट का हम लोग डोज देते गए उसका रिस्पॉन्स देखते गए। ठीक है, डिफाइंस द सेफ्टी मार्जिन और थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग। तो थेरेपेटिक इंडेक्स एक्चुअली है क्या, कुछ थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है यहाँ पर, ये क्या है कि मीडियन लीथल डोज अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज। ठीक है ना, तो क्या कहना चाह रहा है ये कि हमने एक डोज दी जो कि लीथल थी 50% लोगों में, 50% लोगों में उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ और 50% लोगों में जो इफेक्ट हुआ, इसका अपॉन कर देंगे तो थेरेपेटिक इंडेक्स हमका निकल के आ जाता है हम लोगों का। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो थेरेपेटिक इंडेक्स कुछ और नहीं है, गैप बिटवीन द थेरेपेटिक इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बीच का जो एक गैप है इसी को हम लोग कहते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स, एक रेंज जो है। ठीक है, आगे आते हैं, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो ये जो हमने इससे पहले अभी तक पढ़े थे वो सारी चीजें क्या थी, आयन चैनल तक, रिसेप्टर तक की जो बातें हुई थी वो सारी चीजें क्या थी, किस तरीके से ड्रग एक्शन करता है। ठीक है ना, अब ड्रग जब एक्शन करता है तो उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, हमको अपना डोज बदलने को मजबूर किया जा सकता है। तो आओ देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है ना, तो दो हेडिंग थी अपने आज के लेक्चर की, एक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कौन से फैक्टर ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। तो आओ देखते हैं फटाफट इसको हम लोग। तो क्या है, वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू सेम डोज ऑफ ए ड्रग बिटवीन पेशेंट्स एंड इवन द सेम पेशेंट ऑन डिफरेंट ओकेजन। कह रहा है कि वही डोज जो मतलब दो अलग अलग पेशेंट है और एक जैसी बीमारी है, लेकिन हमने क्या किया, एक को 200 mg दे दी, एक को 400 mg दी, हो सकता है ऐसा। ठीक है, प्लस इवन इन द सेम पेशेंट ऑन डिफरेंट ओकेजन, वही पेशेंट था, वही बीमारी थी, पहली बार जब आया था तो उसी बीमारी के लिए उसको 200 mg की दवा दी गई थी, लेकिन वही बीमारी लेकर दोबारा आया और कुछ और भी कंडीशन थी उसके साथ में, तो जिसकी वजह से अब उसको डोज 400 mg देनी पड़ गई। तो कह रहा है कि ऐसा है, हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं होता हमारे यहाँ पर, मेडिकल साइंस में एक्सेप्शन नहीं है। क्या कंडीशन रहेंगी कि डोज में वेरिएशन, मॉडिफाई हो जाता है ड्रग एक्शन और हमको अपनी डोज बदलनी पड़ जाती है। आओ समझते हैं। फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द ड्रग रिस्पॉन्स। कुछ यहाँ पे कंडीशन बता रहा है कि जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। पहला है, इंडिविजुअल डिफर इन फार्माकोकाइनेटिक हैंडलिंग ऑफ ड्रग। जो फार्माकोकाइनेटिक होता है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन वगैरह जो पार्ट वाला पार्ट होता है, अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है थोड़ा सा।
जैसे कि उसमें हम बात करें कि किसी इंसान में जो प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन है या टारगेट साइट पे जो ड्रग का कंसंट्रेशन है, दोनों में अलग अलग पहुंच रहा है। एक दवा ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, दूसरी दवा, वही दवा दूसरे इंसान में काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। वेरिएशन इन नंबर और स्टेट ऑफ रिसेप्टर किसी में कम ज़्यादा है, कपलिंग प्रोटीन्स कम ज़्यादा हैं, और अदर कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन, जो रिस्पॉन्स लेके आते हैं उनकी नंबरिंग कम ज़्यादा है जेनेटिक पैटर्न की वजह से। वेरिएशन इन न्यूरोजेनिक और हार्मोनल कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, जो कोई खास वेरिएशन न्यूरोजेनिक और हार्मोनल कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हार्मोनल कंसंट्रेशन है वो किसी में कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये तो कुछ हो गए जनरल बातें, ठीक है। ये जस्ट एक कहानी आई कि एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में ये सब चीज़ों में वेरिएशन हो सकता है, इसीलिए हर इंसान की दवा अलग होती है। जनरल चलती है, हम दे देते हैं, लेकिन एक सही मायने में कहा जाए तो हर इंसान की दवा ज़्यादातर केस में क्या रहेगा, अलग हो जाती है। ठीक है, सेम भी रहती हैं, अलग हो सकती है। यानी कि इसको हम ये नहीं कहेंगे कि यार उसके में ऐसा एक्सेप्शन नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन समझ रहे हो ना, कि यार कुछ भी हो जाए। अब जो वेरियस फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, अब एक्चुअल में आ जाए कि हम लोग क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास बॉडी साइज। इट इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अटेन्ड एट द साइट ऑफ एक्शन। बॉडी साइज, छोटा बच्चा और एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी, ठीक है ना, तो जहां पर ड्रग को पहुंचना है साइट ऑफ एक्शन, वहां पर कितनी कंसंट्रेशन पहुंच रही दवा का, वो वेरी कर जाता है बॉडी के साइज के हिसाब से। द एवरेज अडल्ट डोज, ये मार्क कर लेंगे, रेफर्स टू इंडिविजुअल ऑफ मीडियम बिल्ड। एक मीडियम बिल्ड लगभग हम मान सकते हैं 5-6, 5-7, ठीक है ना, एक मीडियम बिल्ड में आ गया। 6, 6.25 वाले ऊपर हो गए, फिर 5 से नीचे वाले लोअर हो गए, बीच में आ जाए तो मीडियम बिल्ड का जो इंसान है उसको जो डोज दी जाती है उसको हम बोलते हैं एवरेज अडल्ट डोज बोलते हैं। वो सबके लिए अच्छी मानी जाती है। फॉर एक्सेप्शनली ओबीस, जो बहुत मोटा है और कोई बहुत पतला इंडिविजुअल है, एंड फॉर चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, डोज में बी कैलकुलेटेड ऑन बॉडी वेट BW बेसिस पे, ठीक है ना। कैसे नापते हैं बॉडी वेट बेसिस पे, इंडिविजुअल डोज बॉडी वेट इन kg अपॉन 70 इंटू एवरेज अडल्ट डोज, ठीक है ना, इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कहा जाता है कि इट हैज बीन आर्ग्यूड, ये कमेंट तर्क दिया जाता है, बॉडी सरफेस एरिया प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट बेसिस फॉर डोज कैलकुलेशन। बॉडी का जो सरफेस एरिया है, जो हमारा पूरा स्किन का निकालने अगर कैसे निकलेगा उसका तरीका भी है, वो हमको ज्यादा एक्यूरेट बताता है ड्रग का कितना डोज दिया जाएगा। बिकॉज टोटल बॉडी वाटर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वॉल्यूम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर बेटर पैरेलल विद BSA। वो बता रहा है जो बॉडी का पानी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो पैरेलल होती है, मतलब बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है इंडिविजुअल डोज को हम कैसे नापते हैं, बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में 1.7 इंटू एवरेज एडल्ट डोज। तो यहाँ पर अब बात आती है कि आखिर बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालें, पूरा ये तो गोल मटोल करके है। तो बॉडी सरफेस एरिया निकालने के दो तरीके हमारे पास, डुबॉइस मेथड, ठीक है, बेटर माना जाता है, दोनों ही है, और मॉस्टेलर फॉर्मूला। तो मॉस्टेलर फॉर्मूला समझने जा रहा है, पहले ये सिंपल सा है, हाइट सेंटीमीटर में, वेट kg में अपॉन 3600, या फिर कैसे निकालेंगे 0.007184 इंटू W इंटू 0.425 इंटू H हाइट 0.725, इसका क्या कर देंगे, पावर लगाकर मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले तुमको बेटा याद रखने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो बात समझ में आई। तो पहला, ड्रग मॉडिफाई हमें क्यों करनी पड़ती है, कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी है ना, और किस लिए बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फैक्टर है ना, फैक्टर अफेक्टिंग क्या आ रहा है, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, कौन कौन से फैक्टर ड्रग के एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें डोज कम ज्यादा करनी पड़ जाती है। तो जहां जहां हमें डोज कम ज्यादा करनी पड़ रही है, इसका मतलब ड्रग का एक्शन में अफेक्ट आने वाला है। एज, डोज ऑफ ड्रग और ड्रग फॉर चिल्ड्रन इज ऑफन कैलकुलेटेड फ्रॉम द अडल्ट डोज। बच्चों की डोज अडल्ट डोज से ही कैलकुलेट की जाती है इस वाले तरीके से, ठीक है ना। एवरेज अडल्ट डोज होता है, BSA निकाल लेंगे बच्चे का, मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, या बॉडी वेट कर देंगे बच्चे का, करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। चाइल्ड डोज इज बेटर कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटली ऑन BW बेसिस। चाइल्ड डोज को हम लोग बॉडी वेट के ऊपर ज्यादातर बेसिस में निकालते हैं। कई बार तुमने देखा होगा डॉक्टर क्या करता है, बच्चे को तौलवाता है। कहीं देखा होगा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चे होते हैं 8-8 महीने के, बोल नहीं पाते हैं, उनका वेट करवाता है कि वेट कितना है, फिर वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट करता है वो। फॉर मैनी ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स गिव डोजेस रिकमेंडेशन ऑन मिलीग्राम पर kg। कई बार जो
वो होती है, शीशियाँ होती हैं, मेडिसिन होती है, उसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो खुद से ही रिकमेंड करते हैं कि इतना mg पर kg पे दिया जाना चाहिए, तो वहां से आइडिया लग जाता है। द न्यूबॉर्न हैज लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, जो नए बच्चे होते हैं उनका GFR कम होता है। एंड ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट इज इमेच्योर, जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट है किडनी का वो इमेच्योर है, पूरी तरीके से बनावट उसकी पूरी नहीं हो पाई है। देयरफॉर टी हाफ, जो टी हाफ लाइफ होती है ऑफ ड्रग एक्सीटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कि जेंटामाइसिन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन पेनिसिलिन इज प्रोलॉन्ग्ड बाय 3 to 5 टाइम्स, यानी कि जिस ड्रग को अगर सपोज 1 घंटे में निकल जाना चाहिए था बॉडी से, वो दवा अब 3 घंटे में निकलेगी या 5 घंटे में बॉडी से बाहर निकलेगी, उतनी देर ज्यादा बॉडी में वो रहने वाली है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट डालता है, यानी कि एज का फर्क पड़ रहा है। सिमिलरली हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग सिस्टम, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमने उसमें पढ़ा था बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, कि बच्चों के अंदर क्या कहते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं हो पाते हैं जो ड्रग को बायो ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो हेपेटिक ड्रग मेटाबोलाइजिंग सिस्टम इज इनएडिक्वेट इन न्यूबॉर्न। इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं होते हैं न्यूबॉर्न में, कौन से, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो होते हैं। क्लोरमफेनिकोल कैन प्रोड्यूस ग्रे बेबी सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मार्क कर लेना इसको, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है बहुत ज्यादा ये, ठीक है ना। क्लोरमफेनिकोल खाने की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों में जो लिवर है वहां पे उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं हो पाए हैं, बन नहीं पाए हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर इज मोर परमिएबल, बच्चों का ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उतना अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ड्रग अटेन हायर कंसेंट्रेशन इन द CNS, दवा जो है दिमाग में चली जाती है। इजी एंट्री ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन, जो कॉन्जुगेट नहीं हुआ है इन ब्रेन कॉज कर्नेक्टेरस, ठीक है ना, ये भी एक बीमारी है। ग्रे बेबी सिंड्रोम तुमको बहुत सुनने को मिलेगा, ठीक है, दोनों बीमारियां तुमको याद रखनी है। आगे आते हैं, इन एल्डरली, जो बड़े हो गए हैं, ठीक है, रीनल फंक्शन प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन, किडनी का फंक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाता है। इंटैक्ट नेफ्रॉन जो होते हैं लॉस होने लगते हैं, जो नेफ्रॉन काम कर रहे हैं, है ना, किडनी को मतलब एक्सीड करने का, वो कम होने लगते हैं। सो दैट GFR इज लगभग 75% रह जाता है 50 की एज पे, और 50% रह जाता है 75 की एज पे, कंपेयर टू यंग अडल्ट, अगर यंग अडल्ट से कंपेयर किया जाए। तो जब यही हमारा कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, ड्रग का एक्सक्रीशन कम हो जाएगा, तो हमको अपना ड्रग का क्या करना पड़ेगा, डोज को चेंज करना पड़ेगा। आगे आते हैं, अदर अफेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ ड्रग हैंडलिंग ड्यू टू एज, एज की वजह से और क्या क्या चक्कर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं। स्लोअर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू रिड्यूस गट मोटिलिटी, पेट की जो मतलब पेट के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, मोशंस और टाइप के होते हैं, वो डिक्रीज कर जाते हैं, एज वेल एज ब्लड फ्लो टू द इंटेस्टाइन, जो ब्लड फ्लो होता है इंटेस्टाइन की तरफ वो भी कम हो जाता है। तो उससे क्या है, हमारे पास दवाओं के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आ जाती है, दवाएं जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। लेसर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्यू टू लोअर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, एज के साथ साथ प्लाज्मा प्रोटीन भी कम हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग रेस्पेक्टिवली, यानी कि इंक्रीज कौन हो जाते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइपोफिलिक एंड डिक्रीज हो जाते हैं हाइड्रोफिलिक ड्रग, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन भी कम होने लगता है बॉडी के अंदर। क्लियर है। सेक्स की बात करें, मेल फीमेल की बात करें, ठीक है, फीमेल्स हैव स्मॉलर बॉडी साइज, महिलाओं का साइज जनरली क्या होता है, मेल के जितना नहीं होता है। एंड रिक्वायर्ड डोजेज डेट आर ऑन द लोअर साइड ऑफ द रेंज, इसीलिए उनको जो डोज दी जाती है लोअर साइड ऑफ रेंज रहती है। अब क्या बोल रहा है, अ नंबर ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाएं, हैव पोटेंशियल टू इंटरफेयर विद द सेक्सुअल फंक्शन इन मेल्स बट नॉट इन फीमेल्स। अगर जो क्या कहते हैं, मेल फीमेल दोनों को क्या है, बीपी की शिकायत है, वही दवाई हम एक मेल को दें, वही दवाई फीमेल को दें, तो फीमेल का जो सेक्सुअल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, मेल का हो सकता है, फीमेल का नहीं होगा। गायनेकोमेस्टिया इज साइड इफेक्ट दैट कैन ऑकर ओनली इन मेन। गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, बट फीमेल में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। कीटोकोनाजोल कॉजेज लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है ना, कीटोकोनाजोल खाने से लिबिडो में लॉस हो जाता है। लिबिडो मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेक्स, है ना, सेक्स करने की जो चाहत होती है कपल्स के बीच में, वो उसके अंदर खत्म हो जाता है। किसके अंदर, मैन के अंदर, बट नॉट इन वुमेन, वुमेन में ऐसा नहीं होता है कीटोकोनाजोल का असर। ऑब्वियसली एंड्रोजेंस आर अनएक्सेप्टेबल टू वुमेन,
एंड्रोजन अगर मेडिसिन दी जाएगी तो वुमेन को नहीं दी जाएगी, वरना उसके अंदर मेल कैरेक्टर आ जाएंगे। और ईस्ट्रोजन जो दवाई वुमेन को दी जाती है, अगर उसका कोई इफेक्ट मेन के ऊपर हो सकता है तो आदमी को नहीं दी जाएगी, वरना उसके ऊपर फीमेल वाले इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। देयर आर मार्क्ड एंड प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी सारे चेंजेस आते हैं, वही फीमेल में आएंगे, है ना। तो सेक्स का फर्क पड़ रहा है, कैसे कैसे दवाइयां भी मेल फीमेल में अलग अलग असर डालती हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमको डोज भी बदलनी पड़ती है। अब इसकी बात करें अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, देखो क्या हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज रिड्यूस। पेट में जो होता है आंतों की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से डिलेड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। जो दवा मुंह से खाई गई है वो दवा क्या होती है, डिले होती है, जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगी। प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंड। प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्या कर जाएगा, एक्सपेंड, बढ़ जाता है। कि बच्चा भी आगे प्लेसेंटा पे आगे डिस्कस कर चुके हैं इसको हम लोग। वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्रीज, वीडी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। वाइल प्लाज्मा एल्ब्यूमिन लेवल फॉल, प्लाज्मा और एल्ब्यूमिन लेवल फॉल कर जाएगा, डेट ऑफ अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाता है। द अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ एसिडिक ड्रग इंक्रीज। इससे क्या होगा, एसिडिक ड्रग का जो अनबाउंड फ्रैक्शन है, फ्री ड्रग है, वो बढ़ जाएगा। बट डेट ऑफ बेसिक ड्रग डिक्रीज। लेकिन जो फ्री ड्रग बेसिक ड्रग्स जो होंगी वो ज्यादातर फ्री नहीं रह पाएंगे, लेकिन जो एसिडिक ड्रग है वो फ्री रह पाएंगे। अब ये फ्री अनबाउंड वाली बातें जो लास्ट वाला लेक्चर जिसने मेरा देख लिया उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज मार्कडली। जो रीनल किडनी की तरफ जो है ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पोलर ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फास्टर। जब पोलर ड्रग इससे क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी बॉडी से रिमूव होने लगती हैं। हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स अंडरगो इंडक्शन हो जाता है, यानी कि एंजाइम्स निकलना बढ़ जाते हैं। मैनी ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड फास्टर। तो मैं नहीं कह रहा कि 5 के 5 याद रखो, किसी कोई 2 याद रखो, ठीक है, ऊपर के मत याद रखो, इसके 1 या 2 याद रख लो, ऊपर वाले पॉइंट याद रखो। तो सेक्स का क्या क्या इफेक्ट है यहाँ तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ड्रग के एक्शन को, ठीक है। अब ड्रग का एक्शन पता है ना भाई, जब एलिमिनेशन बढ़ जाएगा तो ड्रग बॉडी में कम रहेगा तो उसका इफेक्ट कम होगा। तो ये सब चीजें तो है ड्रग का एक्शन। स्पीसीज एंड रेस। स्पीसीज मतलब कौन कौन सी प्रजातियां जरा देखते हैं। रैबिट्स आर रेजिस्टेंट टू एट्रोपिन। रैबिट के ऊपर एट्रोपिन का असर ही नहीं है। रैट्स एंड माइस आर रेजिस्टेंट टू डिजिटलिस। चूहे और जो माइस हैं उनके ऊपर डिजिटलिस का असर नहीं है। एंड रैट इज मोर सेंसिटिव टू क्यूरेर देन कैट। कैट के कंपैरिजन में रैट ज्यादा सेंसिटिव है। स्पीसीज टू स्पीसीज ही फर्क पड़ रहा है। अब ये तो होगी जानवरों की बात, इंसानों की बात कर ले। अब इंसानों में क्या रेस है, रेस मतलब जैसे इंडियन, अमेरिकन, नीग्रो, चाइनीज, इस टाइप के अलग अलग रेस हैं, नस्लें हैं अलग अलग। तो जरा गौर से देखते हैं। अमंग ह्यूमन बीइंग्स सम रेशियल डिफरेंसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड। कुछ रेशियल डिफरेंस देखे गए हैं। ब्लैक्स जो लोग काले हैं रिक्वायर हायर एंड मंगोल्स रिक्वायर लोअर। मंगोल मतलब जो एशियंस हैं, जिनकी आंखें हम समझ सकते हैं जैसे कि चीनी टाइप की आंखें रहती हैं, ठीक है। तो ब्लैक रिक्वायर हायर, मंगोल रिक्वायर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एट्रोपिन एंड एफिड्रीन टू डायलेट देयर पीपल। आंखों की पुतलियों को फैलाने के लिए ब्लैक के अंदर जो ब्लैक लोग हैं, निग्रोस हैं, उनको ज्यादा, और जो मंगोल है उनके अंदर लो कंसंट्रेशन काफी होता है पीपल को डायलेट करने के लिए। बीटा ब्लॉकर्स आर लेस इफेक्टिव एज एंटी हाइपरटेंसिव इन एफ्रो कैरिबियंस। बीटा ब्लॉकर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है एफ्रो कैरिबियंस में। यही वजह है कि जो अमेरिकन है वहां पे बहुत सारी दवाइयां बैन हो चुकी हैं, बहुत जल्दी वहां पे इफेक्ट करती हैं। कंसिडरिंग द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ क्लोरमफेनिकोल इन द इंडिया एंड हांगकांग, ठीक है। 1950-80 के दशक में क्लोरमफेनिकोल का जो इस्तेमाल है इंडिया और हांगकांग में बहुत ज्यादा हुआ था। रिलेटिवली फ्यू केसेस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया हैव बीन रिपोर्टेड। जो एक टाइप की एनीमिया है उसके बहुत कम केस यहाँ देखे गए थे कंपेयर टू इट्स इंसिडेंस इन द वेस्ट। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसके केस बहुत ज्यादा देखे गए थे। हमारी कंट्री और हांगकांग वगैरह यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट इसका नहीं देखा गया था। नस्लों का फर्क है, ठीक है ना। सिमिलरली क्विनियोडोक्लोर रिलेटेड केसेस ऑफ सब एक्यूट माइलोऑप्टिक न्यूरोपैथी। आंखों की नसों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर हम लोग जब ये दवा ले रहे हैं, ठीक है, ऑकर्ड इन एपिडेमिक proportion in Japan, but there is no confirmed report of its occurrence in India despite extensive use। ये जो है जापान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, मतलब इस्तेमाल की गई थी तब उस समय इसका जो ये था सब एक्यूट माइलो ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो बीमारी थी वहां बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसी का इस्तेमाल जब अपने इंडिया में हुआ तो यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो नस्ल का अंतर है,
ठीक है, ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया हमारे पास। नाउ फिफ्थ पॉइंट जेनेटिक। अब जेनेटिक और नस्लें बात तो एक ही हो गई। तो ऑल की डिटर्मिनेंट्स ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स विच ट्रांसपोर्टर्स, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, आयन चैनल रिसेप्टर्स आर कंट्रोल जेनेटिकली। भाई किसी की बॉडी में कितना एंजाइम बनेगा, कितने ट्रांसपोर्टर होंगे, कितने रिसेप्टर होंगे, ये सब कौन तय करते हैं? जीन्स तय करते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स एक टर्म यहां से आता है। द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्सेज इन इज कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक। जेनेटिक बेसिस के आधार पर जो ड्रग का रिस्पॉन्स अलग अलग आता है लोगों में, दैट इज फार्माकोजेनेटिक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं हम लोग। इट डील्स विद जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग एक्शन एज वेल एज ऑन ड्रग हैंडलिंग बाय द बॉडी। जीन्स का क्या इफेक्ट आता है ड्रग एक्शन, है ना, दवाई का क्या एक्शन हो रहा है, और बॉडी दवाई के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, कितनी जल्दी निकाल देती है, क्या कर दे रही है, ये सारी बातें फार्माकोजेनेटिक में आती हैं। देन फार्माकोजेनोमिक्स इज द यूज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू गाइड द चॉइस ऑफ ड्रग एंड डोज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। किसी एक इंसान, हर किसी को हम अलग अलग करके देखेंगे अब, क्योंकि हमारे पास अब क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सुना ही होगा, जहां पे हमको सारा डाटा है जीन्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ड्रग का क्या करते हैं, वो कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको अलग इसको अलग, ठीक है। आगे आते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका पता ही है हमको, आईवी देंगे तो बहुत जल्दी काम करती है, ओरल देंगे तो लेट काम करेगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न्स द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्रग रिस्पॉन्स, ठीक है, किस रफ्तार से और कितनी क्षमता से ड्रग काम करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम उसको किस रूट से दवाई को दे रहे हैं, ठीक है ना, ये बात तो मेरे को सब पता ही है। आगे आते हैं, आप सबको पता है पेरेंटिरल, है ना, आईवी आईएम देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑफन रिसोर्टेड टू फार मोर रैपिड, बहुत तेज होता है और बहुत प्रोनाउंस होता है, बहुत जल्दी होगा, बहुत गहरा असर होगा। मोर प्रेडिक्टेबल ड्रग एक्शन, ठीक है ना, यहां पर हमको ड्रग का एक्शन बहुत इजीली दिख जाता है, समझ में आता है। अ ड्रग में हैव एंटायरली डिफरेंट यूजेस थ्रू डिफरेंट रूट। सेम ड्रग को अगर हम अलग अलग रास्ते से इस्तेमाल करें तो उसके असर भी अलग अलग हो सकते हैं, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, आओ देखते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट गिवन ओरली कॉजेस परगेशन, अप्लाइड ऑन स्प्रेन जॉइंट इट डिक्रीज द स्वेलिंग, ठीक है ना, अगर हम ओरली देते हैं तो ये परगेशन कराता है, परगेशन कह सकते हैं हम लोग, उल्टी वगैरह जो करा के पेट साफ करते हैं हम लोग। अप्लाइड ऑन स्प्रेन जॉइंट, अगर कहीं मोच आ गई है तो वहां स्वेलिंग को कम करता है। वाइल इंट्रावीनसली, अगर नस में दे दिया जाए तो ये सीएनएस डिप्रेशन का काम करता है। देखा, अलग अलग रास्तों से इसके असर भी अलग अलग हो गए हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फर्क डालता है मोड ऑफ एक्शन पे। एनवायरमेंटल फैक्टर एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपके आसपास का माहौल क्या दवाई के असर पर फर्क डालेगा, बिल्कुल डालेगा। और टाइम, आप किस टाइम पे दवा ले रहे हैं, अब बड़ा ही ये सोच के बड़ा अजीब लगता है इसका क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। आओ देखते हैं। एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड कार्सिनोजेन, इंसेक्टिसाइड पता ना, इंसेक्ट को मारने वाली दवाई होती है। कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग ड्रग्स होते हैं। तंबाकू, स्मोक, तंबाकू हो गया, धुआं, एंड कंजप्शंस ऑफ चारकोल, ब्रॉइल्ड मीट आर वेल नोन टू इंड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये ऊपर जितने भी फैक्टर अगर तुम्हारे साथ कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड अगर खा लिया है या हाथ उसमें लग रहा है सूंघ लिया है, ठीक है, या ब्रॉइल्ड मीट खा रहे हो, ठीक है, ये सब तुम्हारी बॉडी के अंदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, इंड्यूस करवा देते हैं, जैसे कह लो ये, ठीक है ना। फूड इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन अगर खाना खाया और एम्पिसिलिन खाया है तो एम्पिसिलिन जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। बट अ फैटी मील, अगर कोई फैटी खाना खाया है, चिकना, इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसोफल्विन एंड ल्यूमेफेंट्रिन, देखो खाना खाने का भी असर है। सब्जेक्टिव इफेक्ट of a drug may be markedly influenced by the setup in which it is taken. Subjective effect मतलब इंसान of a drug, खुद कैसा इंसान ड्रग को ले रहा है। इफेक्ट में भी markedly influenced by the setup in which it is taken. जो सब्जेक्ट दवाई को ले रहा है वो किस सेटअप में दवाई ली है। जैसे कि एग्जाम्पल, हिप्नोटिक टेकन एट नाइट एंड इन क्वाइट फैमिलियर सराउंडिंग में वर्क मोर इजीली। तुम घर में हो, अपनी जगह पर, है ना, शांत माहौल है, रात हो चुकी है और माहौल अपना तुम्हारा घर वाला है, तो तुम दवाई लेकर नींद की गोली खाओ और सो जाओ, नींद आ जाएगी। वही नींद की गोली तुम एक स्टेशन पे खा लो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तुम्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारा सेटअप है, ये मतलब फर्क पड़ता है माहौल का। स्टैटिन कॉज ग्रेटर इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस व्हेन टेकन इन द लेट इवनिंग। जो स्टैटिन होते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लिया जाता है, और लेट इवनिंग जब शाम खत्म होने पर आती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसा होता है, उस टाइम पर ये सबसे ज्यादा असरदार होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है शाम को लेने के लिए,
किस दवा को, जैसे स्टैटिन वगैरह होगा, डॉक्टर कहेगा करीब 7 बजे लेना, जब शाम ढलने वाली होगी, ठीक है ना। तो ये इसका भी फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। एफिकेसी ऑफ ड्रग कैन बी अफेक्टेड बाय द पेशेंट्स बिलीफ। इंसान अगर सोचता कि हाँ मैं ठीक होऊंगा तो हो जाएगा, नहीं सोचता तो नहीं होगा। एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन, ये वाकई फर्क पड़ता है। जैसे हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस, या हम लोग कहते हैं कि हमारा दिमाग में बहुत पावर है। यस, पावर है, ठीक है, फर्क पड़ता है। दिस इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, ठीक है ना। ये खासकर जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होते हैं उनके ऊपर ज्यादा असर डालता है। ये बिल्कुल अंधविश्वास मच रहा है कि हम सोचूंगा ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हम जिसको खा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। कैसे, आओ देखते हैं। एग्जाम्पल आर नर्वस एंड एनेक्सियस पेशेंट। कोई अगर नर्वस पेशेंट है और चिंता है बहुत ज्यादा पेशेंट को, रिक्वायर मोर जनरल एनेस्थेटिक। आप एक पेशेंट शांत है कोई, ठीक है, उसको एनेस्थीसिया दोगे वो आराम से जल्दी बेहोश हो जाएगा। लेकिन पेशेंट बहुत चिंता में है, सोच रहा है बहुत ज्यादा, उसको एनेस्थीसिया दोगे तो उस डोज में जल्दी से बेहोश नहीं होता है, जो दिमाग चल रहा होता है उसका। प्लेसेबो, प्लेसेबो कहते हैं, दिस इज एन इनर्ट सब्सटेंस। ये बड़ी मजेदार चीज है। विच इज गिवन इन द कार्ब ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के भेष में दिया जाता है, दवाई नहीं होती है। प्लेसेबो मान लो कैप्सूल होगा खाली, या उसके अंदर मिट्टी जैसे भरी होती है, उसका कोई यूज नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल इसलिए दी जाती है। एक पेशेंट गया, बोल रहा है डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरे को दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर ने देखा यार इसको बीमारी तो है नहीं, कोई इसके मन का वहम है, केवल ये दवाई खाना चाहता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, प्लेसेबो वाली जो प्लेसेबो होती है वाली दवाई काटेगा, कहना सुबह शाम दोपहर खाना, टन हो जाओगे, तुम्हारी दवाई एकदम सेट है एकदम। ये वो कहेगा हमने दवा खाई, अब हमें आराम पड़ जाएगा। ये सोच से ही उसको क्या होता है, आराम पड़ जाता है। कुछ और भी चीजें देखे जा रहे हैं यहाँ पर। प्लेसेबो कैसे काम करती है, इट वर्क बाय साइकोडायनेमिक, दिमागी तौर से काम करेंगी सोचने से, rather देन फार्माकोडायनेमिक। इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। मींस एंड ऑफन प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज इक्विवेलेंट टू द एक्टिव ड्रग। कई बार बिल्कुल एक्टिव ड्रग के बराबर ये रिस्पॉन्स करती हैं। हमें दिक्कत थी, हमने केवल सोच लिया कि दवा खाई हम ठीक हो रहे हैं, हम बीमारी तो होती नहीं कई बार, और हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं बीमारी है और हम सोच लें और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। कई बार हमें दिक्कत तो होती है, लेकिन वो किसी बीमारी की वजह से नहीं होती है, ज्यादा चिंता सोचने कुछ और वजह से होता है, और वो चीज अगर हट जाए तो हम ठीक हो जाते हैं। सम इंडिविजुअल्स आर मोर सजेस्टिबल एंड इजीली रिस्पॉन्ड टू प्लेसिबो एंड आर कॉल्ड प्लेसिबो रिएक्टर। कुछ के अंदर ये ज्यादा होता है, ठीक है, सोचने वाला जो थिंकिंग वाली प्रोसेस है ऐसे, और जो प्लेसिबो से ही ठीक हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लेसिबो रिएक्टर्स। एग्जाम्पल, दे कैन रिलीज एंडोफोरिन्स इन ब्रेन कॉजिंग एनाल्जेसिया। ऐसे लोग जब सोचते हैं, मतलब इनके दिमाग में क्या होता है, हमने दवा खाई तो उनके दिमाग में क्या रिलीज होता है, एंडोफोरिन्स, जो कि एनाल्जेसिया, दर्द निवारण का काम करते हैं, सोचने भर मात्र से। अच्छा, ऐसे सोचने से नहीं होगा, दवा खाइए ये सोच करके जब खुश होता है कि मैंने दवा खाई है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सोच करके उसके दिमाग से केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर आ गया। नेक्स्ट आते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट। तो पैथोलॉजिकल हम लोग कहीं ना कहीं पिछले जो लेक्चर पढ़े वहां समझ चुके हैं। लिवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, तो ड्रग के एक्सक्रीशन में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं हम लोग इसको। सेवरल डिजीज कैन इन्फ्लुएंस ड्रग डिस्पोजिशन एंड ड्रग एक्शन। बहुत सारे डिजीज हैं जो ड्रग के डिस्पोजिशन और ड्रग के एक्शन में इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, सर्टेन जीआई डिजीज कैन ऑल्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग। अब जो ड्रग हम ओरली खाते हैं, अगर हमको जीआई डिजीज है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो दवा उतना अपना अच्छा काम नहीं कर पाएगी। लिवर डिजीज, लिवर के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं, खास करके सिरोसिस, है ना, जब लिवर सिरोसिस होती है, कैन इन्फ्लुएंस ड्रग डिस्पोजिशन इन सेवरल वे, यानी कि बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है, हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीज्ड। बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू लॉस ऑफ हेपेटोसेलुलर फंक्शन, यानी कि जो ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर गुजरती थी उनके अंदर कमी आती थी, अब वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पा रहा है। तो जो ड्रग हम डिस्कस कर रहे थे जैसे पहले कि मान लो 100 mg खाइए, उसमें से केवल 70 mg पहुंच रही है, अब ये हो ही नहीं पा रहा है, 100 में से 90 mg तक बॉडी में जा रहा है, यानी कि ज्यादा दवा जा रही है, बायोअवेलेबिलिटी हमको ज्यादा मिल रही है दवाई की, ठीक है ना। सीरम एल्ब्यूमिन इज रिड्यूस्ड, दवाई बीमारी की वजह से सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है रिड्यूस कर जाता है, प्रोटीन जो बांध के रखता है दवाओं को। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग, ठीक है, इज रिड्यूस्ड एंड मोर ड्रग इज प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म। अब सीरम एल्ब्यूमिन नहीं है तो फ्री ड्रग ज्यादा मौजूद रहेगा। मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ सम ड्रग इज डिक्रीज, बहुत से ड्रग का मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन डिक्रीज कर जाता है। देयर डोज शुड बी रिड्यूस, अगर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज कर गया तो उनकी डोज को कम करना पड़ेगा, वरना बॉडी के अंदर जाकर के टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। प्रो ड्रग्स नीडिंग हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जो प्रो ड्रग होती हैं जो बॉडी के अंदर जाकर के एक्चुअल ड्रग में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना,
है ना, उनको एक्टिवेट होते हैं अंदर जाके। एग्जाम्पल बैकाम्पिसिलिन आर लेस इफेक्टिव एंड शुड बी अवॉइडेड। अब ऐसी दवाइयाँ बॉडी में जाके चेंज तो हो नहीं पाएंगी क्योंकि लिवर हमारा गड़बड़ है, तो ऐसी दवाइयों को नहीं देना चाहिए ऐसे टाइम पर, या ये दवाइयाँ काम ही नहीं करेंगी। किडनी डिजीज की बात कर लें, इट मार्कली अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक को ही अफेक्ट करेगा। किडनी का मेन काम क्या होता है? ड्रग एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीशन का काम होता है, तो उसको अफेक्ट कर जाएगा। क्लियरेंस ऑफ ड्रग डेट आर प्राइमरली एक्सक्रीटेड अनचेंज। जो दवाइयाँ खास करके अनचेंज रहती थी और किडनी के द्वारा बाहर निकाल दी जाती थी यूरिन के थ्रू, ठीक है ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ये रिड्यूस पैरेलल टू डिक्रीज इन क्रिएटिन क्लियरेंस, ठीक है ना। अब वो उतने अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी कि उनका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, साथ साथ में क्रिएटिन क्लियरेंस भी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो अगर तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? डिक्रीजिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अल्टरिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से हो जाता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ये नहीं, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है ना। रिटार्डिंग ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग एलिमिनेशन क्या कर जाएगा? रिटार्ड कर जाएगा, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से भी हमारे पास क्या कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि डिक्रीज परफ्यूजन एंड कंजेशन ऑफ लिवर। परफ्यूजन मतलब मैंने बताया था ब्लड की सप्लाई जो होती है किसी ऑर्गन के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परफ्यूजन कहते हैं। थायराइड डिजीज होगी तो द हाइपोथायराइड पेशेंट्स आर मोर सेंसिटिव टू डिजॉक्सिन, मॉर्फिन एंड सीएनएस डिप्रेसेंट। तो अगेन अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो कुछ दवाइयां क्या हो जाएंगी? कुछ दवाइयों के लिए पेशेंट ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। अदर ड्रग की बात करें अगर हम लोग, ड्रग कैन मॉडिफाई द रिस्पॉन्स टू ईच अदर बाय फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन देम। अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे हम लोग उसके बारे में, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक, ठीक है, उन दोनों का यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। क्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, एनी ड्रग विल क्यूमुलेट इन द बॉडी इफ रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एलिमिनेशन। जो दवाई दी जा रही है सुबह शाम दी जा रही है, लेकिन वो बॉडी से निकल ही नहीं पाती है शाम तक आते आते, उसी बीच में हमने दूसरी दवाई भी खा ली, एलिमिनेशन हो ही नहीं पा रहा है लेकिन दूसरी दवाई खा ले रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी बॉडी ड्रग जो है हमारी बॉडी में इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। हाउएवर स्लोली एलिमिनेट ड्रग्स आर पर्टिकुलरली लिएबल टू कॉज क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। लिएबल टू कॉज कर सकती है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी, मतलब एक लेवल के बाद जब बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। अब आगे आते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज ऑफ ए ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स। यानी कि एक इंसान के अंदर वही दवा 200 mg में काम कर जा रही है, लेकिन दूसरे के अंदर वही दवा हमको चाहिए 400 या 600 mg, उतनी डोज काम ही नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी बॉडी को टॉलरेंस बढ़ गया है, उसकी बॉडी 200 mg में असर ही नहीं करती। जस्ट लाइक जैसे अल्कोहल का रहता है केस। एक और घटना होती है लॉस ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंसिव यूज ऑफ ड्रग। बहुत लंबे समय तक आप किसी ड्रग का इस्तेमाल करते रहें तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर असर होना खत्म हो जाता है, एंड इज जनरली कॉल्ड रिफ्रैक्ट्रीनेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्ट्रीनेस कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये सारे हमारे पास क्या थे? ड्रग के एक्शन थे। ड्रग के एक्शन समझ लिए, अब अपने माइंड नर्चर ऐप के एक्शन को समझ लेते हैं, उसका क्या एक्शन रहेगा और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। ओके, तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां? प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी? वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं? MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी,
आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक, बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।